इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न कंसेप्ट से टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? क्योंकि हम बात करते हैं इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की, वहीं वेस्टर्न कंसेप्ट बात कर रहा है इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी की। तो बात तो ये हुई कि फ्रांस भी एक सेक्युलर कंट्री है और इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है। फिर भी देखो हम बोल रहे हैं कि फ्रांस इज अ सेक्युलर कंट्री, एट द सेम टाइम इंडिया इज आल्सो सेक्युलर कंट्री। लेकिन डिफरेंस देखने को मिला ना। डिफरेंस क्यों देखने को मिला? हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो इन तीनों के बीच में तो इक्वालिटी प्रमोट कर ही रहा है, लेकिन विद इन हिंदुइज्म भी वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है सेक्युलरिज्म, विद इन इस्लाम भी इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है सेक्युलरिज्म, विद इन क्रिश्चियनिटी भी वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है सेक्युलरिज्म। यूरोप जो कि अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप बताते हैं, वहां पे भी क्या है? वहां पे भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। हमने मिडिल ईस्ट में भी देखा, हमने इंडिया में भी देखा, हमने एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश। सेक्युलरिज्म पहली ऐसी डॉक्ट्रिन है, सेक्युलरिज्म पहली ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि बात कर रही है तो सरकार सिर्फ उतना ही इंटरवीन कर रही है जितना की जरूरत हो। क्योंकि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट है। पॉलिटिशियंस तो वोट मांगेंगे ही, अब वो हमको ध्यान रखना है कि वो रिलीजन के टर्म्स में वोट मांग रहे हैं या पॉलिसी के टर्म्स में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर, और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका नया चैप्टर जो कि है सेक्युलरिज्म। जैसे ही सेक्युलरिज्म की बात होती है आपके मन में रिलीजन, धर्म, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो अपन इस चैप्टर में आपके तमाम तरीके के सवालों का मैं आंसर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जहां पे ISM आ जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है एक आइडियोलॉजी। हमने पॉलिटिकल थ्योरी की किताब में बहुत सारी आइडियोलॉजी पढ़ी है, जैसे कि लिबरलिज्म को पढ़ा है आपने, एक बॉक्स में दिया था, ध्यान करो। फेमिनिज्म को पढ़ा है, नेशनलिज्म वाले चैप्टर को आप पढ़ के आए हो, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्युलरिज्म। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जरा आप इस स्लाइड को देखो। ये स्लाइड आपको क्या बता रही है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग त्योहार बन रहे हैं, ठीक है। कहीं क्रिसमस, तो कहीं ईद, तो कहीं गणेश जी बैठे हैं, तो कहीं गुड़ी पड़वा, तो कहीं कुछ। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इस इमेज को देख के आपको एक चीज में क्लैरिटी मिल रही होगी कि हम यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम तरीके के रिलीजन अपने अपने त्योहार बना रहे हैं। अलग अलग आपको यहाँ पर कल्चर्स दिख रहे हैं ना। तो बेसिकली सेक्युलरिज्म किस बारे में बात करता है, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दूं। सेक्युलरिज्म के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वन शॉट में नेशनलिज्म के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन बताए, वैसे ही सेक्युलरिज्म के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन ये होगा कि सरकार रिलीजन से दूरी बना के रखती है, ठीक है भैया। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये होगा कि हर रिलीजन में इक्वालिटी, हम सभी में इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन निकल के आएगी सेक्युलरिज्म से, बट फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक कि आपको सेक्युलरिज्म की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं मिल जाती, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तब तक के लिए आप ये समझो कि सेक्युलरिज्म मतलब क्या है। सेक्युलरिज्म मतलब ये है कि यहाँ पे सरकार और रिलीजन, इन दोनों में वन हैंड डिस्टेंस बना के चलते हैं। रिलीजन और सरकार दोनों वन हैंड डिस्टेंस बना के चलती है। क्लियर? अभी के लिए अपने को इतना समझना है, ठीक है भैया। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या फिर जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको, तब मैं वापस से स्लाइड पे आके हम फिर से यहां पे डिस्कस करेंगे कि क्या आपके सभी सवालों के जवाब मिले हैं आपको। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। सबसे पहले मैं आपको सेक्युलरिज्म का मतलब बताऊंगा, ठीक है। इज सेक्युलरिज्म अ वेस्टर्न इम्प्लांट ऑन इंडियन सॉइल? क्या सेक्युलरिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में अपनाया गया है? ठीक भैया, एक सवाल ये और बता दिया सर आपने। इट इज सुटेबल फॉर सोसाइटी वेयर रिलीजन कंटिन्यू टू एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल लाइफ? क्या सेक्युलरिज्म उन सोसाइटी के लिए सही है जहां पे आज भी रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि इंडिया? Does secularism show partiality? Does it pamper minority? क्या सेक्युलरिज्म माइनॉरिटी के फेवर में चले जाता है? क्या सेक्युलरिज्म बार बार माइनॉरिटी के गुणगान गाता है? ये भी एक सवाल है। इज सेक्युलरिज्म एंटी रिलीजियस? क्या सेक्युलरिज्म एंटी रिलीजियस है? तो ये तमाम तरीके की डिबेट्स को क्या करने वाले हैं अपन? इन तमाम तरीके के डिबेट्स को यहां पर आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो इन तमाम तरीके के सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं इस वन शॉट रिवीजन में। क्लियर है?
व्हाट इज सेक्युलरिज्म? अब हम इस टॉपिक पर आए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं इसकी सही डेफिनेशन आपको थोड़ी सी देर बाद में मिलेगी। कुछ केस स्टडीज को समझते हैं। दो Jews faced discrimination for centuries throughout the Europe. Certain form of discrimination also continue to persist against non-Christian in several parts of Europe. हमने ये देखा होगा कि जैसे यूरोप में मेजरली कौन सा रिलीजन है? क्रिश्चियनिटी। ठीक है, यूरोप में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है, तो क्रिश्चियनिटी के चलते वहां पे जो ज्यूस है उनके साथ में क्या हुआ? उनके साथ में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। वैसे ही अगर आप मिडिल ईस्ट की कंट्री को देखोगे जहां पे कि इस्लाम बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं? वहां पे जो दूसरे रिलीजन है जो कि माइनॉरिटी में है, उनके साथ कहीं ना कहीं क्या होता है? उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। सेम वैसे ही एग्जाम्पल अगर हम हमारे नेबरिंग स्टेट्स का लें, जैसे कि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या होता है? जैसे अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी है, तो यहाँ पे हिंदूज के साथ में क्या होता है? हिंदूज के साथ में प्रोसिक्यूशन होता है, उनका क्या होता है? फोर्सफुल कन्वर्जन वहां पे किया जाता है। सेम बांग्लादेश में भी अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि वहां पे कैसे हमने देखा कि हिंदूज को परेशान किया गया। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमने ये देखा यूरोप में कि जो नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अरब कंट्रीज में किसके साथ में हुआ? जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं। और यहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसके साथ में हुआ? हिंदूज के साथ में हुआ। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि जो भी कम्युनिटी माइनॉरिटी में रहती है उसके साथ में क्या होता है? उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, साथ ही साथ प्रोसिक्यूट किया जाता है। उन लोगों को कई बार फोर्सफुल कन्वर्जन भी करवाया जाता है या बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। समझे हो? अभी मैंने तुमको एक पूरे वर्ल्ड का एग्जांपल बताया है, अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूं कि कहां कहां पे कैसे कैसे देशों में कैसे कैसे चीजें हो रही है। ठीक भैया, और आगे आते हैं। तो अब बात करते हैं अपन इंडिया में। ठीक है, इंडिया में अपन कैसे समझते हैं? अगर मैं इंडिया में देखूं तो 1984 में किसके साथ में? जो सिख्स है, जो सिख कम्युनिटी है, 1984 का ईयर ध्यान करो। इस समय क्या हुआ था? इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। अब असैसिनेशन में हमने ये देखा था कि उनके बॉडीगार्ड जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंदिरा गांधी को खत्म कर दिया एक तरीके से, है ना। तो हमने क्या देखा? जो उनके बॉडीगार्ड थे वो सिख कम्युनिटी के थे, और बेसिकली उससे पहले इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लेके आई थी, जिसमें कि गोल्डन टेम्पल में एक तरीके से हम जो देख रहे थे कि खालिस्तान की बात उठ रही थी, उसके अगेंस्ट में इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार लेके आई है। और उसके चलते हमने ये देखा था कि बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे सिख कम्युनिटी के। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो जो सिख कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। ठीक है, 2500 से ज्यादा, 2800 आपकी बुक में फिगर दिया है, तो मैं तो ये मानूं 3000 2500 से ज्यादा हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि दिल्ली में सिख कम्युनिटी के लोगों को मारा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। तो हमने क्या देखा कि इनके खिलाफ या इनके अगेंस्ट सिख कम्युनिटी के खिलाफ क्या हुआ? इनको डोमिनेट किया गया। किसने डोमिनेट किया? दूसरी कम्युनिटी ने। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कश्मीर में हम लोग देखते हैं कि कैसे कश्मीरी पंडित को क्या करना पड़ा, कैसे कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़ना पड़ा, और आज भी वो क्या कर रहे हैं? आज भी उनकी मांग है। क्या मांग है? कि हमें कश्मीर में वापस जाना है, हमें वापस से वहां पे सेटल कर दो। तो कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ में वहां पर उन्हें कितना परेशान किया गया और उन्होंने किस हालत में कश्मीर छोड़ा है। सेम हमने गोधरा कांड गुजरात में, पोस्ट गोधरा कांड हमने देखा था कि वहां पे कैसे वॉयलेंस इमर्ज हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में चीजें नहीं हो रही है, लेकिन इंडिया में हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ ही हो रहा है। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जहां पे जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में रहती है, कहीं ना कहीं वह माइनॉरिटी को डर लगने लगता है, जैसे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित के साथ में हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? उसमें मैं ये बता रहा हूं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, मतलब कि दो रिलीजन है और जो रिलीजन ज्यादा, मतलब जिस रिलीजन के ज्यादा लोग हैं, जिस रिलीजन की मेजॉरिटी है, ये दूसरे रिलीजन को कहीं ना कहीं सप्रेस कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? कहीं ना कहीं सप्रेस कर दे रहा है। क्लियर है? इंटर रिलीजन, इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस में डिफरेंस है। दो टॉपिक है आपकी किताब में, एक हो गया इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और एक हो गया इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन।
इंट्रा रिलीजियस मतलब क्या है? इंट्रा रिलीजियस ये है कि मान लो ये रिलीजन है, ठीक है, मान लो ये हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म के अंदर भी जो कमजोर वर्ग है हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। या ये मान लो इस्लाम है, तो इस्लाम में भी शिया सुन्नी बहुत सारे सेक्ट होते हैं, तो विद इन द इस्लाम जो लड़ाई चल रही है वो किस में आ गया? वो आ गया इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन में। और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन मतलब कि दो अलग अलग रिलीजन है या बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो ऑपरेस कर दे रही है किसको? माइनॉरिटीज को। क्लियर है? आपको एक एग्जांपल समझ में आया? जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड का एग्जांपल दिया था, सेम वही एग्जांपल मैंने आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यहां पर आपको दिया है। क्लियर है? यहां तक कि आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई है। नाउ व्हाट डू दीज एग्जांपल्स हैव इन कॉमन? इन तमाम तरीके के एग्जांपल से आपको क्या कॉमन चीज देखने को मिली है, जरा अपन उसे समझते हैं। They all have to do with discrimination in one form or the other. In each case, members of one community are targeted and victimized on the account of their religious identity. Secularism is the first and foremost doctrine that opposes all such form of inter-religious domination. ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हमने चाहे वर्ल्ड लेवल पर देखा हो चाहे इंडिया के लेवल पर देखा होगा, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को क्या कर रही है? डोमिनेट कर जा रही है। और सेक्युलरिज्म पहली ऐसी डॉक्ट्रिन है, सेक्युलरिज्म पहली ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि बात कर रही है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म की पहली एक तरीके से पहला पॉइंट, डेफिनेशन का पहला पॉइंट समझ में आया कि सेक्युलरिज्म वो डॉक्ट्रिन है जो कि अपोज कर रही है। किसको अपोज कर रही है? वो अपोज कर रही है जो कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो रहे हैं, कि जो रिलीजन पावरफुल है वो दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, वो इसके अगेंस्ट में है सेक्युलरिज्म। कंसेप्ट क्लियर है? पहला वाला पॉइंट यहां पे आपको समझ में आ गया है। दिस इज हाउएवर ओनली वन क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब बात हुई कि ये तो आपने पहली इंटरप्रिटेशन दी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि नेशनलिज्म की कितनी सारी इंटरप्रिटेशन है। तुम्हारे लिए कोई इंसान एंटी नेशनल हो सकता है, लेकिन वही मेरे लिए वो इंसान नेशनलिस्ट हो सकता है। तो देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है नेशनलिज्म की, तो वैसे ही सेक्युलरिज्म की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, जिसमें कि पहली इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि सेक्युलरिज्म इज अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। क्लियर? समझ में आ गया? Some people believe that religion is merely a opium of masses and that one day when all basic needs of all are fulfilled, they will lead a happy and contented life. Religion will disappear. ठीक है भैया, कुछ लोग बोलते हैं कि रिलीजन क्या है? रिलीजन एक ओपियम ऑफ मासेस है। बेसिकली ये स्टेटमेंट आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे, ठीक है, जब आप पॉलिटिकल साइंस को और अच्छे से पढ़ोगे या किसी भी सोशल साइंसेस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझोगे, तो ये वाली लाइन आपको बार बार आएगी। ठीक है, कार्ल मार्क्स, मैं नाम बता रहा हूं, कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दैट रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। अब वो एक हायर लेवल का है, अभी मैं आपको क्लास 11th लेवल का समझाता हूं। ओपियम क्या होता है? नशा। ठीक है, एक बार चस्का लग गया, आहा, तो और आने दो और आने दो, चस्का लग गया है ना। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये समझो कि हम रिलीजन में क्यों विश्वास रखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब भी कुछ हम बोलते हैं, कुछ भी बुरा होने, हे भगवान मेरे साथ सब अच्छा हो जाए, हे भगवान बस इस बार मैं पास हो जाऊं, प्लीज भगवान मैं इस बार मैं पास हो जाऊं, मैं 2 नारियल चढ़ाऊंगा, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, बस इस बार पास करवा दो, हे भगवान प्लीज। जब भी मुसीबत आती है तो हम किसके पास चले जाते हैं? हम रिलीजन, हम भगवान के पास में चले जाते हैं कि हे प्रभु मुझे बचा लो। जाते हो कि नहीं जाते हो? ऑफ कोर्स जाते होगे। और मंदिर नहीं जाते होगे तो मनी मन आपने कितने ही नारियल चढ़ा दिए होंगे, कितनी मिठाई, कितनी सारे आपने वादे कर दिए होंगे। आधे वादे करते होगे, आधे वादे पूरे नहीं करते होगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ लोग बोलते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। लोग रिलीजन को तब तक मान रहे हैं तब जब तक कि वो नाखुश है, जब तक कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तब तक वो भगवान के पास में जाते रहेगा कि हे भगवान बस मेरा इतना सा काम करवा दे। वो काम हो गया, फिर से चले गए, हे भगवान मेरा बस इतना सा काम और करवा दे। फिर तीसरा काम हो गया, हे भगवान मेरा इतना सा काम और करवा दे। ऐसे इंसान जाते रहेगा। लेकिन एक दिन, क्योंकि अभी समाज ग्रोइंग स्टेट में है, लेकिन एक दिन जिस दिन सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, उस दिन इंसान, जब इंसान हैप्पी लाइफ जीने लगेंगे, जब इंसान खुश रहने लगेंगे, तो क्या होगा?
तो हम लोग ये देखेंगे, क्या देखेंगे, तब हम लोग ये देखेंगे कि लोग रिलीजन को कहीं ना कहीं मानना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ थिंकर का कहना है। लेकिन फिर इसी डिबेट को डिसएग्री करते कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि सारे इंसान खुश हो जाए, कुछ ना कुछ चीजें चलती आएगी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिलीजन, आर्ट एंड फिलॉसफी आर रिस्पॉन्सेस टू सच सफरिंग्स, मतलब कि जब तक इंसान परेशान रहेगा वो भगवान के पास में जाते रहेगा। ऐसे तो तुम भी भगवान को नहीं पूछोगे, ठीक है। तो दो तरीके की डिबेट आए। एक डिबेट ये आ रहा था कि जब इंसान क्या होगा, जब इंसान एक तरीके से नाखुश रहेगा तब वो भगवान के पास जाएगा। लेकिन ओवर द टाइम इंसान क्या रहेगा, ओवर द टाइम इंसान खुश होता रहेगा, ओवर द टाइम इंसान खुश होने लगेगा तो वो रिलीजन से दूर चले जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। इसलिए जो इंसान है वो हमेशा भगवान के पास जाते रहेगा। क्लियर है? अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, एक बार यहां पे समझो। एक बार मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि कैसे वर्ल्ड लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कैसे हमने इंडिया में सारी चीजें देखी, फिर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का एक ब्रीफ बताया। फिर मैंने सेक्युलरिज्म का आपको क्या बताया, मैंने सेक्युलरिज्म को आपको एक बेसिक चीज बताई कि सेक्युलरिज्म पहली ऐसी डॉक्ट्रिन है जो कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन जो है उसको अपोज कर रहा है। ये सेक्युलरिज्म की पहली इंटरप्रिटेशन है। फिर यहाँ पे रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, इसको मैंने जरा तुमको यहाँ पे इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे समझाया। क्लियर है? However, religion has its share some deep-rooted problem. In religion, such as Hinduism, some section has persist discrimination. ठीक है भैया, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन पढ़ लिया। अब बात आती इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन में क्या है कि एक बहुत बड़ा रिलीजन है, उसमें जो पावरफुल लोग हैं वो किसको परेशान कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं जो कि वल्नरेबल सेक्शन है। जैसे कि एक एग्जांपल आपकी किताब में दिया है कि हिंदुइज्म में हम लोग देखते हैं कि अगर वर्णा सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दलित्स जो है, दलित्स को क्या कर दिया, दलित्स को टेंपल में जाने के लिए मना कर देते थे। पहले के समय पे हम लोग क्या देखते थे कि दलित्स जो थे वो टेंपल में नहीं जाते थे। या फिर बहुत सारी जगह हम लोग ये देखते थे कि विमेन जो है वो टेंपल में नहीं जाती। और आज भी बहुत सारी ये डिबेट चल रही है, कुछ डिबेट्स आज की तारीख में ऑनगोइंग है। ठीक, ये बात हो गई। वैसे ही हम लोग किस में देखते हैं, हम लोग इस्लाम रिलीजन में भी देखते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग, ये देख रहे थे कि विद इन द रिलीजन किसी न किसी को ऑपरेस किया जा रहा है। जैसे कि ट्रिपल तलाक को अभी क्या कर दिया, अभी उस प्रैक्टिस को बैन कर दिया। लेकिन उससे कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे थे कि कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था विमेन का। क्लियर है? तो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन में क्या है कि आपका इतना बड़ा रिलीजन है, इस रिलीजन में क्या हो रहा है, इस रिलीजन में कि जो पावरफुल है वो लेस पावरफुल को क्या कर रहा है, वो लेस पावरफुल को सप्रेस कर दे रहा है, लेस पावरफुल को सप्रेस कर दे रहा है। When religion is organized, it is frequently taken over by its most conservative faction, which does not tolerate any dissent. और अच्छा एक चीज और है कि रिलीजन कभी भी किसी को एक्सप्लॉइट करने की नहीं बोल रहा है। कोई भी रिलीजन एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट रहेगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि कोई रिलीजन बहुत बढ़िया चल रहा है तो कुछ कंजर्वेटिव लीडर्स आ जाते हैं जो कि मतलब एक सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन देते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, और वो रिलीजन को बहुत ज्यादा रिजिड बना देते हैं। और उसके चलते क्या होता है, उसके चलते एक्सप्लॉइटेशन होता है। और जब हम आवाज उठाते हैं तो ये जो कंजर्वेटिव लीडर्स रहते हैं, ये जो कंजर्वेटिव प्रीस्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो रहते हैं, वो रिलीजन में रिफॉर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। It takes another conspicuous form, namely intra-religious domination. तो आपको क्लियर हुआ दो चीज कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन दो तीन रिलीजन में जो मेजॉरिटी में है वो सप्रेस कर रहा है माइनॉरिटी को, और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन में क्या हो रहा है कि एक ही रिलीजन में जो वल्नरेबल ग्रुप है, एक ही रिलीजन मतलब एक बहुत बड़े रिलीजन में जो वल्नरेबल ग्रुप है उसको जो पावरफुल ग्रुप है वो सप्रेस करते चले जा रहा है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जरा सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन को समझते हैं। सो एज secularism is opposed to all form of institutionalized religious domination, it challenges not merely inter-religious but also intra-religious domination. सेक्युलरिज्म अपोज कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस डोमिनेशन को। इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस डोमिनेशन मतलब क्या है कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देख रहे हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ करके क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके डोमिनेट कर रहे हैं। तो सेक्युलरिज्म क्या है, जो भी कई बार सरकारें जो होती है, कई बार सरकार खुद क्या करती है, सरकार खुद ऑपरेस करती है, कई बार सरकार खुद सप्रेस भी कर देती है। और ऑपरेस मतलब एक तरीके से सरकार क्या करती है, सरकार कई बार
कुछ रिलीजन को कुचल देती है। तो सेक्युलरिज्म जो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डोमिनेशन है इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। साथ ही साथ सेक्युलरिज्म इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात करता है, मतलब इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को अपोज करता है और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी अपोज करता है। तो अब तक आपको क्या लग रहा था कि सेक्युलरिज्म में मतलब यह है कि जो माइनॉरिटी में है माइनॉरिटी की रक्षा करो, ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म मतलब यह है कि एक ही रिलीजन है लेकिन विद इन रिलीजन बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि यूरोप में हम लोग मेनली क्या देखते हैं, यूरोप में हम लोग मेनली क्रिश्चियनिटी को देखते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स, अलग अलग चर्चेज होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, यूरोप में हमको इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है, तो सेक्युलरिज्म इसके अगेंस्ट भी है। तो सेक्युलरिज्म इज अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डोमिनेशन, सेक्युलरिज्म इज अगेंस्ट इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, सेक्युलरिज्म इज अगेंस्ट इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। क्लियर है? It is a normative doctrine which seek to realize a secular society that one devoid of either interreligious और intra-religious domination। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके की डॉक्ट्रिन है जो कि समाज को सेक्युलर सोसाइटी बनाना चाहता है। नॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन मतलब कि सेक्युलरिज्म एक तरीके से ऐसी डॉक्ट्रिन है जो कि समाज को एक सेक्युलर सोसाइटी बनाना चाहता है जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी डोमिनेशन नहीं हो। क्लियर? पुट पॉजिटिवली, इट प्रमोट्स फ्रीडम विद इन रिलीजन एंड इक्वालिटी बिटवीन एज वेल एज विद इन रिलीजन। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है विद इन द रिलीजन एंड आउटसाइड द रिलीजन। मतलब कि यहां पे मान लो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो इन तीनों के बीच में तो इक्वालिटी प्रमोट कर ही रहा है, लेकिन विद इन हिंदुइज्म भी वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है सेक्युलरिज्म, विद इन इस्लाम भी इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है सेक्युलरिज्म, विद इन क्रिश्चियनिटी भी वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है सेक्युलरिज्म। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां पे क्या समझ में आया, आपको यहां पे ये समझ में आया कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन क्या है, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, कि सेक्युलरिज्म बेसिकली क्या है, सेक्युलरिज्म जो कि इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन के अगेंस्ट में है। साथ ही साथ में एक वो डॉक्ट्रिन है जो कि सभी रिलीजन को और विद इन रिलीजन में इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। क्लियर है? अब सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्लियर हो गई है क्योंकि आपने 20 मिनट की शांति रखी होगी, तो अब चीजें क्लियर है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज नीडेड टू प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है भैया, हम ये मान रहे हैं कि हर जगह रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट तो है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यूरोप जो कि अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप बताते हैं, वहां पे भी क्या है, वहां पे भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। हमने मिडिल ईस्ट में भी देखा, हमने इंडिया में भी देखा, हमने एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशियन कंट्रीज में भी देखा। तो कैसा राज्य, कैसा स्टेट होना चाहिए, कैसा देश होना चाहिए जो कि क्या करे, जो कि इन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को होने ही नहीं दे। परहैप्स one way of preventing religious discrimination is to work together for mutual enlightenment. Education is one way of helping to change the mindset of people. In modern society, states have enormous public power. The way they function is bound to make a crucial difference to the outcome of any struggle to create a society less ridden with inter-community conflict and religious domination. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अगर एजुकेशन रहेगा, ठीक है, सब लोग मतलब बढ़िया से एजुकेटेड, मतलब एजुकेशन रहेगा, सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, तो हम एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या एजुकेशन होने से या क्या एजुकेटेड होने से सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे? ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि जो एजुकेटेड रहते हैं वहां पे भी क्या हो जाती है, वहां पे भी लड़ाई हो जाती है। तो हमें एक तरीके से सरकार है, सरकार के पास में क्या है, सरकार के पास में बहुत ज्यादा क्या है, सरकार के पास में बहुत ज्यादा पावर है। तो सरकार, हमें कुछ ऐसी सरकार चाहिए होगी, हमें कुछ ऐसा स्टेट चाहिए होगा जहां पे कि हम क्या देखेंगे, जहां पे कि सरकार अपनी पावर का एक्सरसाइज करके इन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहा है कि सरकार फिर कैसी होनी चाहिए, देश फिर कैसा होना चाहिए। क्लियर? उस पर आगे बढ़ते हैं। देश होना चाहिए सेक्युलर स्टेट।
इस क्वेश्चन का आंसर है कि कैसा राज्य होना चाहिए जो कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं होने दे। तो इसका पहला आंसर हो गया एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन के बावजूद भी हम लोग क्या देखते हैं, एजुकेशन के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो वहां पे हमें गवर्नमेंट का इंटरवीन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर है और गवर्नमेंट किसी भी सोसाइटी को कॉन्फ्लिक्ट फ्री कर सकती है, क्योंकि उनके पास पावर, डर धमक, डंडे से भी मार्केट सही किया जा सकता है और प्यार से पुचकारा भी जा सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली सेक्युलर स्टेट जो है, सेक्युलर स्टेट एक तरीके से क्या करेगा, सेक्युलर स्टेट हमें इस तरीके से ऑपरेशन से रोकेगा। अब पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो मैं यहां से हटा हुआ हूं, फिर मैं आगे खड़ूंगा तो टेक्स्ट छुप जाएगा ना, इसलिए मैं इस साइड हो गया हूं। ठीक है, ठीक। सबसे पहले सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है, सेक्युलर स्टेट कैसा होना चाहिए वो बात करते हैं। अ स्टेट मस्ट नॉट बी रन बाय हेड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अ स्टेट गवर्न डायरेक्टली बाय अ प्रीस्टली ऑर्डर इज अ थियोक्रेटिक स्टेट। सबसे पहले जो स्टेट है, जो राज्य है, वो कोई भी प्रीस्ट के द्वारा गवर्न नहीं होना चाहिए, वो कोई भी रिलीजियस हेड के द्वारा गवर्न नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लो, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ईरान है, ठीक है, ईरान मान लो। अब ईरान के जो प्रेसिडेंट है, वो ईरान के तो प्रेसिडेंट है ही है, लेकिन मान लो वो इस्लामिक रिलीजन में भी, इस्लामिक रिलीजन के भी वो एक तरीके से क्या है, हम मान लेते प्रीस्ट, उनके धर्म गुरु हो गए। ठीक है, मान लो इस्लामिक रिलीजन के भी वो क्या हो गए, धर्म गुरु हो गए। तो अब बताओ ईरान कैसे गवर्न होगा? वो एक राज्य के प्रेसिडेंट है, लेकिन वो इस्लामिक स्टेट के भी धर्म गुरु हो गए, तो कैसे गवर्न होगा? तो हम लोग ये देखेंगे कि बार 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 जब भी वो काम करेंगे तो रिलीजन बीच में आ जाएगा। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो उस देश का जो हेड है, उसका किसी रिलीजन से कोई भी ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी रिलीजन से लेना देना नहीं होना चाहिए। और वो स्टेट, वो राज्य जहां पे रिलीजन, जहां पे जो राजा है, मतलब जहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, जहां पे जो किंग है, जहां पे जो प्रेसिडेंट है, वो खुद एक प्रीस्ट हो, वो खुद एक धर्म गुरु हो, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? उस स्टेट को हम बोलते हैं थियोक्रेटिक। और थियोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है? थियोक्रेटिक स्टेट में हम लोग ये नहीं देख सकते हैं कि रिलीजियस डोमिनेशन नहीं हो, क्योंकि मान लो फॉर एन एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि एग्जांपल बताता हूं कि मैं हूं एक कंट्री ए का, क्या हूं मैं, कंट्री ए का प्राइम मिनिस्टर हूं, साथ ही साथ मैं एक रिलीजन का भी हेड हूं। ठीक है, उस सारे रिलीजन के लोग मेरे को एक तरीके से क्या मान रहे हैं? रिलीजियस हेड मान रहे हैं। तो मैं अपने देश में हमेशा क्या करूंगा? जो माइनॉरिटी उसको कुचलते रहूंगा। साथ ही साथ मेरे रिलीजन के अपने जो लोग हैं, ठीक है, मेरे रिलीजन के जो अपने लोग हैं, वो लोग बार बार रिलीजन में कुछ ना कुछ रिफॉर्म चाहेंगे ना। तो अगर वो कुछ रिफॉर्म चाहेंगे भी, तो मैं रिलीजियस हेड हूं, मैं क्या कर दूंगा? मैं मना कर दूंगा, जेल में डलवा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटर रिलीजन डोमिनेशन तो होगा ही होगा, साथ साथ में इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन भी होगा, क्योंकि मैं रिलीजियस हेड हूं। अब मेरे रिलीजन में भी कोई लोग उस रिलीजन के अगेंस्ट जाएंगे, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं बोल दूंगा निकालो, बाहर निकालो, जेल में डालो, तुम रिफॉर्म की कैसे बात कर रहे हो? सब कुछ सही चल रहा है। तो कट्टरता फैलती है, एक तरीके से क्या होता है? एक तरीके से कट्टरता फैलती है, समझ रहे हो? तो यहां पे थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब समझ में आया, थियोक्रेटिक का मतलब समझ में आया, क्लियर? Theocratic states such as papal states of Europe in medieval times or in recent times, the Taliban controlled state lacking separation between religious and political institutions are known for their hierarchies and operation and reluctance to allow freedom of religion to the member of its religious group. जैसे यहाँ पे कि एग्जाम्पल बताया कि यूरोप में पैपल स्टेट, जैसे कि एक जमाने में क्या होता था, एक जमाने में जो ब्रिटेन था वो एंग्लियन चर्च के द्वारा गवर्न हो रहा था। ठीक है, ऑल्दो बोलने को सब कुछ है कि वहां पे डेमोक्रेसी है, ये है वो है, हम 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या है, मैंने बताया ना कि विद इन क्रिश्चियनिटी भी क्या है, विद इन क्रिश्चियनिटी भी कैथोलिक हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए, वैसे एक एंग्लियन चर्च था। तो वो उनके द्वारा, मतलब वहीं पे उनका ओरिजिन था, मतलब एंग्लियन चर्च का हम कहीं ना कहीं ओरिजिन वहीं पे देखते हैं इंग्लैंड में, और वो उनके द्वारा, मतलब जो इंग्लैंड को जो गवर्न कर रहा था वो उस चर्च के हेड थे। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे थे, इंग्लैंड में भी हम लोग रिलीजन को बहुत ज्यादा देख रहे थे। जैसे तालिबान का एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हेरारकी फॉलो हो जाती है। हेरारकी फॉलो हो जाती है मतलब वही जो मैंने बताया कि विद इन रिलीजन भी मान लो कि मुझे रिफॉर्म चाहिए, मान लो मैं एक रिलीजियस हेड हूं, साथ ही साथ में मैं क्या हूं, साथ ही साथ में मैं एक देश का प्राइम मिनिस्टर भी हूं, और मेरे रिलीजन में कोई रिफॉर्म की बात है, मान लो हिंदुइज्म में कोई रिफॉर्म की बात चल रही है, तो मैं एज एन रिलीजियस हेड बोल दूंगा नहीं तुम गलत कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर? तो ये चीज अपने को देखने को मिलती है।
Some people think that separation of state and religion is sufficient for existence of the secular state, but many states which are non-theocratic continue to have close alliance with particular religion. कुछ लोगों का बोलना होता है, कुछ लोगों का क्या बोलना होता है, कुछ लोगों का ये बोलना होता है कि अगर स्टेट और रिलीजन अलग अलग रहेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं कोई भी रिलीजियस हेड नहीं हूं, तो मैं न्यूट्रल रहूंगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये होता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, तुम प्राइम मिनिस्टर हो और तुम पीछे से किसी से मिले हुए हो तो तुम उसी के फेवर में काम करोगे। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे वही इंग्लैंड वाला दिया है और साथ ही किसका दिया है, पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल दिया है। पाकिस्तान का क्या एग्जाम्पल दिया है कि पाकिस्तान ने बता दिया है कि उनका जो ऑफिशियल रिलीजन है वो क्या है, सुन्नी इस्लाम है, और पाकिस्तान में वो कहने को डेमोक्रेसी है, प्रॉपर वहां पे क्या हो रहा है, प्रॉपर वहां पे इलेक्शन हो रहा है। आप लोग भी देखते हैं कि वहां प्रॉपर इलेक्शन हो रहे हैं, ऑल्दो इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे हैं, पीछे से तो आर्मी रूल कर रही है, लेकिन वहां पे वर्ल्ड के सामने क्या दिखाया जा रहा है, वर्ल्ड के सामने ये दिखाया जा रहा है कि वहां पे प्रॉपर क्या हो रहा है, वहां पे प्रॉपर इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे प्रॉपर सारी चीजें हो रही है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो बाहरी तौर पे ये नहीं बोल रहा है कि मैं वहां का रिलीजियस हेड हूं, लेकिन वो उस रिलीजियस हेड से मिला हुआ होता है। तो कंप्लीट सेपरेशन होना होगा, ठीक है, समझ रहे हो, चीजें क्लियर हो रही है, टेक्स्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे अब, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सेक्युलर स्टेट में हमें कैसा स्टेट चाहिए, हमें एक तरीके से ऐसा स्टेट चाहिए जिससे कि रिलीजन और सरकार का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं हो। यहाँ पे मैंने आपको थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में भी बताया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो लिंक बैठाते चलना है, पहले मैंने आपको क्या बताया है, मैं बार बार लिंक बैठा रहा हूं। पहले हमने बात करी कि कैसे वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेशन हो रहा है, फिर इंडिया के लेवल पे कैसे डोमिनेशन हो रहा है, फिर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, दो तीन रिलीजन में आपस में जो पावरफुल है वो कैसे, फिर इंट्रा रिलीजियस विद इन द रिलीजन की बात करी, फिर मैंने सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बताई कि सेक्युलरिज्म इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन दोनों के खिलाफ है। अब हमें कैसा स्टेट चाहिए जिसमें कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कैसी सरकार चाहिए, कैसी कंट्री चाहिए, तो वैसी हमने बात करी कि एक तो हमें सेक्युलर स्टेट चाहिए, एजुकेशन एक टूल हो सकता है लेकिन सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, हमें स्टेट जो है वो भी सेक्युलर चाहिए। तो जिस स्टेट में राजा एक कोई धर्म गुरु होता है उसे हम बोलते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। साथ ही साथ अगर थियोक्रेटिक स्टेट है तो बार बार रिलीजन बीच में आते रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मान लो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं भी है, इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमने क्या देखा, फिर भी हमने कई बार देखा है कि सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस रिलीजन से मिली हुई रहती है, मतलब उस रिलीजियस के धर्म गुरु से मिली रहती है। एग्जाम्पल जैसे हमने पाकिस्तान देखा या 16वीं सेंचुरी का इंग्लैंड देखा, तो वहां पे भी हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे भी दिखने के टर्म्स में सरकार और राजा, मतलब दिखने के टर्म्स में रिलीजियस गुरु और राजा दोनों अलग है, लेकिन वो बिहाइंड द कर्टन दोनों साथ में मिले हुए हैं, तो भी चीजें बिगड़ जाएगी। क्लियर है। अब जरा अपन समझते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म और इसको कंपेयर करेंगे इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म से। वेस्टर्न मॉडल मतलब जैसे ये वर्ल्ड है, ठीक है, तो वेस्टर्न मॉडल मतलब अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखोगे तो यहाँ पे यूरोप, अमेरिका, ये सारी जो चीजें वो वेस्ट, मतलब ये सब कुछ वेस्ट डायरेक्शन में, और इंडिया और ये जो एशियन कंट्री है ये क्या है, ईस्टर्न साइड में। तो ऐसा वेस्ट और ईस्ट के बहुत सारे बेसिस पर डिवीजन है, लेकिन अभी ये समझो कि वेस्टर्न मतलब हम यूरोप, अमेरिका, यहाँ पे कैसे सेक्युलरिज्म फॉलो होता है, और इंडिया में हम लोग बेसिकली इंडिया की बात करेंगे, और ईस्ट की बात हो तो समझ जाना एशिया वगैरह ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें ईस्ट हम बोलते हैं ना, ईस्टर्न वर्ल्ड, तो ईस्टर्न वर्ल्ड मतलब समझ जाना कि एशिया की बात हो रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात हो रही है तो समझ जाना यूरोप, अमेरिका, इनकी बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, अपन जरा इसे समझते हैं। सो द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, देखो वेस्टर्न मॉडल में सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। वेस्टर्न मॉडल मतलब हम यूजली अमेरिका की बात कर रहे हैं या यूरोपियन नेशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रॉडली क्या होता है, यहाँ पे ब्रॉडली ये होता है कि जो सरकार होती है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती है, रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। साथ ही साथ जो रिलीजियस हेड होते हैं, रिलीजन भी है, वो भी सरकार के कामकाज में इंटरवीन नहीं करता है। मतलब दोनों आपस में ये वादा कर लेते हैं, क्या वादा कर लेते हैं कि जो सरकार होगी वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, और जो रिलीजियस हेड और जो रिलीजन है वो सरकार के कामकाज में इंटरवीन नहीं करेगा। कुल मिला के हिंदी के शब्द में कहूं, प्रॉपर देसी हिंदी में कहूं तो बात ये होगी कि मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाना, दैट्स इट, मतलब पैर,
ठीक, तो मैंने एकदम शुद्ध हिंदी में वैसे कि दोनों ने आपस में एग्री कर लिया। क्या एग्री कर लिया भैया? कि अपने पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए हम दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर चलेंगे। मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। क्लियर है? एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लग गई। अब अपन जरा समझते हैं। तो जो ऑल द सेक्युलर स्टेट हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर नियर थियोक्रेटिक, नॉट दे एस्टैब्लिश एनी रिलीजन। अगर हम किसी भी स्टेट को सेक्युलर स्टेट बोलते हैं तो यहाँ पे दो चीज कॉमन होती है। एक तो वो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होंगे, साथ ही साथ उनका कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। However, in most commonly prevalent conception inspired mainly by American model, that state will not intervene in the affairs of the religion, and in the same manner religion will not interfere in the affair of the state. The state cannot aid any religious institution. It cannot give financial support to educational institution run by the रिलीजियस कम्युनिटी। यहाँ पे क्या है, स्टेट यहाँ पे कोई रिलीजन को कोई पैसा भी नहीं दे रहा, कोई एड भी नहीं दे रही है, कोई एड भी स्टेट नहीं दे रहा है कि तुम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या करो, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलाओ, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाओ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो दो तरीके से आप समझ पाओगे, द वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल। इंडियन मॉडल हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन इंडियन मॉडल को साथ साथ में समझते चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। वेस्टर्न मॉडल ने क्या बात की? वेस्टर्न मॉडल ने स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात करी। क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन? कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग चलेंगे। जो स्टेट है वो रिलीजन को पैसा भी नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो रिलीजन को यहाँ पे पैसा भी नहीं देगा, कोई लेना देना नहीं है। वही इंडिया में हम क्या देख रहे हैं? इंडिया में जो माइनॉरिटी है उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने के लिए सरकार पैसा देती है। तो ये डिफरेंस है। क्लियर? यहां पे अगर हम बात करें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ये होता है कि मान लो ऐसा मान लेते हैं कि किसी चर्च में कोई चर्च है, उस चर्च में विमेन्स को आने से मना कर दिया है, तो वो लोग सरकार या स्टेट के पास में नहीं जा सकते। उनका ये कहना है कि भैया ये तुम्हारा अपना रिलीजियस मैटर है, अपना धार्मिक मामला है, तुम अपने हिसाब से इसको निपटा दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। सेम जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, इफ अ रिलीजियस कम्युनिटी एक्स कम्युनिकेट इट डिसेंडर, द स्टेट कैन ओनली बी अ साइलेंट विटनेस। एक्स कम्युनिकेट मतलब कि किसी को चर्च से निकाल दिया कि नहीं तुम नहीं आ सकते हो, ठीक है, हम तुमको निकाल रहे हैं हमारी समाज से, तो स्टेट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट एक साइलेंट विटनेस की तरह से चुपचाप ऑब्जर्व करेगा, बाकी कुछ करेगा नहीं। बल्कि हमारे केस में क्या होता है? हमारे केस में सरकार इंटरवीन करती है रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। ट्रिपल तलाक हो गया, सती प्रथा हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सरकार इंटरवीन कर रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में गवर्नमेंट इंटरवीन कर ही नहीं रही है। समझ गए हो? क्लियर आया? क्लियरली समझ में आया वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? On this view, religion is a private matter, not a matter of state policy or law. This common conception interprets freedom and equality in individualistic manner, and liberty for individual and equality between the individual. आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में हमें देखना होगा कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी की बात होती है वो किसके बात होती है? वो इंडिविजुअल के लेवल पे बात होती है कि बीइंग एन इंडिविजुअल आपके पास में लिबर्टी एंड इक्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी के टर्म्स में नहीं होता। वहीं अगर हम लोग इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखें तो इंडिया में क्या है? इंडिया में कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, कम्युनिटी की राइट्स, कम्युनिटी की इक्वालिटी, कम्युनिटी की फ्रीडम पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया जाता है। तो वो आपको, और जब मैं इंडियन मॉडल समझाऊंगा तो समझ में आएगा, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में इंडिविजुअल के टर्म्स में बात की जा रही है। वही इंडियन कॉन्सेप्ट में क्या है? इंडियन कॉन्सेप्ट में, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में कम्युनिटी के टर्म्स में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये चीज भी समझ में आया? There is no scope that idea that a community has a liberty to follow a practice of its own choosing. There little scope for community based rights और minority rights. साथ ही साथ हमको ये देखना होगा कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में कम्युनिटी बेस्ड राइट्स नहीं है, वहीं इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में कम्युनिटी बेस्ड राइट है कि बीइंग एन कम्युनिटी, आप माइनॉरिटी में हो तो आप क्या करो? आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर लो। ये वेस्ट में नहीं है। ठीक है, और ना ही यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स है। अब माइनॉरिटी राइट्स क्यों नहीं है भैया? आपको एक चीज समझनी होगी कि वेस्ट में क्या है? वेस्ट में रिलीजियस होमोजिनिटी है।
होमोजेनिटी मतलब सब एक जैसा, हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग। तो वेस्ट में हमको कल्चरल होमोजेनिटी देखने को मिलती है। होमोजेनिटी से मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे हमें वेस्ट में क्रिश्चियनिटी हमें डोमिनेशन में दिखता है ना, एक ही रिलीजन हमें यहाँ पे डोमिनेशन में दिखता है, एक ही रिलीजन हमें यहाँ पे मेजोरिटी में दिखता है, वो है क्रिश्चियनिटी। तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात ना करते हुए इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन की बात ज्यादा करता है, ठीक है। जो वेस्टर्न कंसेप्ट जो है वो इंट्रा रिलीजियस, क्योंकि जब हम बात करें कि वेस्ट में एक ही रिलीजन सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि विद इन क्रिश्चियनिटी जो डोमिनेशन हो रहा है, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन जो हो रहा है उसकी बात हो रही है, ना कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात हो रही है। क्लियर है? ये था वेस्टर्न मॉडल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, वेस्टर्न मॉडल में क्या बात हुई है। वेस्टर्न मॉडल में हमने बात की कि रिलीजन जो है वो एक इंडिविजुअल का प्राइवेट मैटर है, वहां पे सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, यहाँ पे सरकार रिलीजन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती और रिलीजन सरकार के काम में इंटरफेयर नहीं करता। एज एन एग्जाम्पल अगर समझ लें कि किसी को चर्च से निकाल दिया हो या पर्टिकुलर चर्च में विमेन की एंट्री नहीं है, तो वो लोग बार बार सरकार से नहीं बोल सकते हमारी मदद करो, क्योंकि यहाँ पे क्या बात तय हो गई थी, यहाँ पे ये बात तय हो चुकी थी कि सरकार जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो सरकार सिर्फ चुपचाप एज एन विटनेस देख सकती कि पूरे राज्य में या पूरे देश में हो क्या रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। हमें एक चीज और देखी, क्या देखी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फ्रीडम इक्वालिटी, यहाँ पे जितनी भी राइट्स की बात होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, कम्युनिटी बेस्ड नहीं होती। वही इंडिया में हम कम्युनिटी बेस्ड राइट्स, कम्युनिटी बेस्ड लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि हमारे यहाँ पे लगभग एक ही रिलीजन तो क्या है, एक ही रिलीजन तो है, और इसलिए यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स भी नहीं होते, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि हमारे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ही है। तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, वो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन के बारे में बात करता है। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन मतलब कि क्रिश्चियनिटी है तो विद इन क्रिश्चियनिटी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट अलग अलग जो है ये लोग, इनके बीच में जो डोमिनेशन हो रहा है इसके बारे में ज्यादा सोचता है रेदर देन इंटर रिलीजियस के बारे में ज्यादा सोचता है। वही इंडिया में हमको क्या देखने को मिलता है, इंडिया में हम इंटर रिलीजन भी सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वैसे भी सोचते हैं, और विद इन द रिलीजन इंट्रा रिलीजियस भी सोचते हैं। तो ये डिफरेंस है। समझ में आया वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है। अब बारी आती है द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। सबसे पहले ये कार्टून पढ़ लो, और इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म से पहले मुझे आपको एक चीज और समझानी है, अपन उसको भी देखते हैं। ये कार्टून क्या बोल रहा है, ये लड़का क्या बोल रहा है, लड़की से क्या बात कर रहा है। डू यू रिमेंबर द हीटेड डिबेट इन फ्रांस ओवर द फ्रेंच गवर्नमेंट decision to ban the usage of religious marketers like turbans and veils in educational institution? Yes, I remember. Isn't strange that both India and France are secular, but in India there is no prohibition on wearing and displaying such religious markers in public institution. This is because that the ideal of secularism envisaged in the Indian is different from that of France. तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया कि फ्रांस में आप टर्बन वगैरह ऐसा कोई भी रिलीजियस सिंबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहन के नहीं जा सकते हो, वहीं आप इंडिया में देखोगे कि जा रहे हैं। तो बात तो ये हुई कि फ्रांस भी एक सेक्युलर कंट्री है और इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है। फिर भी देखो हम बोल रहे हैं कि फ्रांस इज अ सेक्युलर कंट्री, एट द सेम टाइम इंडिया इज आल्सो सेक्युलर कंट्री। लेकिन डिफरेंस देखने को मिला ना, डिफरेंस क्यों देखने को मिला, बिकॉज द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है वो टोटली अलग है इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म से, ठीक है। ठीक भैया, अब आपकी एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया है, क्या बॉक्स दिया है, टर्की से रिलेटेड है। तो जो टर्की में हम बात कर रहे थे कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है केमल अतातुर्क, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न टर्की की आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड वॉर वन से पहले टर्की में क्या है, टर्की में एक तरीके से हम लोग ये देख रहे थे कि जो चीजें थी वो खलीफा सिस्टम मतलब कि वहां के जो रिलीजियस हेड हैं उनके द्वारा, और जैसे कि रिलीजन से चीजें वहां पे बहुत ज्यादा गवर्न हो रही थी, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद में हम लोग देखते कि पावर किसने ले ली थी, पावर ले ली थी केमल अतातुर्क ने ले ली थी। अब ये जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरीके से सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को अपनाया, इन्होंने क्या किया, एक तरीके से रिलीजन को सप्रेस भी किया और एक तरीके से इन्होंने रिलीजन से दूरी भी बनाई। अब रिलीजन को सप्रेस भी करा मतलब रिलीजन को कुचल भी रहे हैं और रिलीजन को प्रमोट मतलब रिलीजन में चेंज भी ला रहे हैं, ऐसा कैसे
कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ये है कि अपने आप को एक मॉडर्न थिंकर की तरह इन्होंने क्या किया, मॉडर्न थिंकर की तरह प्रेजेंट किया, और इन्होंने ये बताया कि ये फादर ऑफ तुर्क, मतलब एक तरीके से क्या है, फादर ऑफ तुर्क मतलब कि मॉडर्न टर्की के एक तरीके से अपने आप को इन्होंने एज एन फादर प्रेजेंट किया। ये बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली ये करते हैं कि जो टर्की की जो लोकेशन है, तो आप देखोगे कि टर्की जो है वो यहाँ से यूरोप से जुड़ा हुआ है और यहाँ से मिडिल ईस्ट और एशिया इन सब से जुड़ा हुआ है। तो टर्की एक तरीके से लिंक का काम कर रहा है यूरोप और इस तरफ वाले कंट्रीज का, ठीक है। तो ये टर्की में ये लेके आता है कि पहले जो टर्की था वो बहुत ही ज्यादा, हम लोग देख रहे थे कि रिलीजन से बहुत ज्यादा डोमिनेटेड था। वहां पे जो काम हो रहे थे, सरकार के जो काम हो रहे थे, वो रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। रिलीजन को वहां पे प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने जो केमल अतातुर्क के बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए। क्या पॉलिसीज लेके आए कि इन्होंने बैन कर दिया जो मुस्लिम्स जो हैट पहनते हैं, ठीक है, उसको बैन कर दिया उन्होंने कि नहीं, ये नहीं चलेगा। साथ ही साथ में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने वेस्टर्न क्लोथ्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न क्लोथ्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसके बाद में इन्होंने किया कि जो इनका अपना जो कैलेंडर चलता था, जैसे कि जो टर्की में इनका अपना कैलेंडर चलता था, जैसे कि समझो कि इंडिया में, भारत में हम लोग क्या देखते हैं कि हिंदू कैलेंडर जो है, जिसको कि हम विक्रम संवत बोलते हैं ना, तो अब वैसे ही इनका अपना कैलेंडर चल रहा था, तो इन्होंने उसको रिप्लेस करके वेस्टर्न कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक तरीके से वो और रिलीजन से ही, रिलीजन में घुस रहे थे लेकिन रिलीजन को रिफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि रिलीजन के द्वारा चीजें गवर्न नहीं कर रहे थे, ये रिलीजन में इंटरवीन कर रहे थे ताकि चीजों को मॉडर्नाइज कर पाए। समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके से टर्की की एक केस स्टडी है जो कि आपको पता होना जरूरी है। तो टर्की का आपने सेक्युलरिज्म का केस समझा कि टर्की में कैसे रिलीजन को सप्रेस किया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से अपने आप को एज एन सेक्युलर कंट्री स्टैब्लिश किया कि हम क्या है, हम सेक्युलर कंट्री हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अब बारी आती है द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब जरा है ना, इसको एकदम कहानी के माध्यम से समझते चलना, क्योंकि कोई भी चीज मिस हो गई तो तुम लोग रो दोगे। The Indian secularism is fundamentally different from Western secularism. Indian secularism does not focus only on church-state separation, and the idea of interreligious equality is crucial to Indian conception. What make Indian secularism distinctive? हम बोल रहे हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से कंप्लीटली डिफरेंट है। अमेरिका भी सेक्युलर कंट्री है, फ्रांस भी सेक्युलर कंट्री है, इंडिया भी सेक्युलर कंट्री है, लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या होगा, इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? वो है वेस्टर्न कंसेप्ट से। अच्छा, इसको क्या डिफरेंस बना रहा है, क्या इसे अलग कर रहा है? तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी होगी कि इंडियन सेक्युलरिज्म बात कर रहा है इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की, वहीं वेस्टर्न सेक्युलरिज्म किस पे इंफेसाइज कर रहा है? इंट्रा रिलीजियस पे, है ना। अभी समझ के आए अपन। और इंडियन सेक्युलरिज्म का मेजर इंफेसिस हो रहा है इंटर रिलीजियस इक्वालिटी पे। क्लियर? अब इंडियन सेक्युलरिज्म को क्या डिस्टिंक्टिव बना रहा है अपन उसे समझते हैं। देयर वॉज ऑलरेडी अ कल्चर ऑफ इंटर रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया। इंडिया में पहले से इंटर रिलीजियस टॉलरेंस है। कैसे? कि हमने देखा कि बहुत सारे रिलीजन आए इंडिया में और सभी के सभी रिलीजन फ्लरिश हो गए। बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर हमने देखा इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई। हमने देखा कि बहुत सारे रिलीजन इंडिया में आए और सभी क्या हो गए, सभी बहुत अच्छे से इंडिया में फ्लरिश करने लग गए। और एक तरीके से इंडिया में क्या होने लग गया, एक तरीके से इंडिया में हमने ये देखा कि टॉलरेंस की भावना, ठीक है, हम लोग क्या करने लग गए, हम लोग टॉलरेट करने लग गए, सब कुछ साथ में रहने लग गए, सब लोग साथ में रहने लग गए, ठीक है। तो ये जो आइडिया इंडिया में था टॉलरेंस का, ये पहले से था। ऐसा नहीं कि ये आइडिया हमको किसने दिया, ये आइडिया हमको वेस्ट ने दिया। इंडिया में टॉलरेंस का आइडिया बहुत पहले से था, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन आए और बहुत सारे रिलीजन इंडिया में फ्लरिश कर गए, वहीं पे ग्रो कर गए और वहाँ पे सारे लोग एक साथ में रहने लग गए, सब लोग टॉलरेंट होने लग गए। टॉलरेंट का मेरा मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि आज अगर नवरात्रि है तो हम नवरात्रि में ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हिंदूज अपना फेस्टिवल बहुत अच्छे से बना रहे हैं, तो एट द सेम टाइम मुस्लिम्स जो हैं वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम की जब ईद चल रही हो तो हिंदूज टॉलरेंट इनफ है कि अगर उनकी अजान वगैरह चल रही तो वो भी कुछ छेड़खानी नहीं ले रहे। तो हमने इंडिया में क्या देखा, हमने इंडिया में पहले से ही टॉलरेंस की भावना देखी। However, we must not forget that tolerance is compatible with religious domination. Besides,
टॉलरेंस अलाउ यू टू पुट अप विद द पीपल whom you find deeply repugnant। ठीक है, अब आपने बोला कि सर ये वाला स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट हो गया। However, we must not forget that tolerance is compatible with religious domination। इसका मतलब ध्यान से समझना, हम ये तो बोल रहे हैं कि इंडिया में क्या है, इंडिया में टॉलरेंस है, इंडिया में सारे रिलीजन फ्लरिश कर गए, लेकिन लोग सिर्फ ऐसा है कि लड़ाई नहीं करनी है इसलिए वो सह रहे हैं। टॉलरेंस मतलब ये नहीं है कि कोई भी रिलीजन का डोमिनेशन नहीं हो रहा है। हम कई बार ये देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी है कहीं ना कभी क्या हो सकता है, आगे चल के कभी ना कभी डोमिनेशन हो सकता है। आज की स्थिति में सब टॉलरेंट है, लेकिन आगे चल के एक पॉइंट तो ऐसा आ सकता है ना जहां पे क्या होगा, जहां पे मेरा अपना सब्र का बांध टूट जाएगा और मैं क्या करूंगा, मैं डोमिनेट करने लगूंगा अगर मैं मेजॉरिटी में हूं तो। और इसके चलते हम ये भी देख रहे हैं कि टॉलरेशन में क्या हो रहा है कि दो कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही है। ठीक है, उन दोनों की क्या हो रही, उन दोनों की आपस में एक तरीके से उनको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो टॉलरेशन के चलते एक साथ में रह रही कि ठीक है यार, सह लेते हैं, ये करके काम चल रहा था। क्लियर है, यहां तक कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। The advent of Western modernity brought to a forefront row neglected and marginalized notion of equality in the Indian thought। लेकिन वेस्टर्न मॉडर्निटी क्या लेके आती है, वेस्टर्न मॉडर्निटी इंडिया में इक्वालिटी का एक थॉट लेके आती है। ठीक है, वेस्टर्न मॉडर्निटी क्या कर रही है, वेस्टर्न मॉडर्निटी इंडिया में इक्वालिटी का थॉट लेके आ रही है। इट हैज शार्पन्ड दैट दीज आइडियाज हेल्प अस टू फोकस ऑन इक्वालिटी विद इन द कम्युनिटी। It has also assured that inter-community equality to replace the notion of hierarchy। ठीक, एक बार फिर से मैं स्टोरी बता रहा हूं, फिर से स्टोरी को कनेक्ट करते चलना। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बात की, हमने ये बात की कि इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न कंसेप्ट से टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है, क्योंकि हम बात करते हैं इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की, वहीं वेस्टर्न कंसेप्ट बात कर रहा है इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी की। इंडिया में पहले से टॉलरेंस की भावना थी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन आए और बहुत सारे रिलीजन फ्लरिश कर गए। लेकिन टॉलरेंस मतलब यह कि लोग बस सह रहे थे, कभी ना कभी एक मन में डर था कि कभी तो ये हो सकता है सब्र का बांध टूटे तो क्या हो, कहीं ना कहीं रिलीजियस डोमिनेशन हो सकता है। साथ ही साथ हम ये देख रहे थे कि इंडिया में कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी ऐसी थी कि एक पर्सन का रिलीजन ए है, इसका रिलीजन कंप्लीटली डिफरेंट है, और एक पर्सन का रिलीजन बी है, ठीक है, इसका रिलीजन भी दूसरा है। तो ये दोनों को आपस में एक दूसरे पसंद नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी टॉलरेंस के माध्यम से क्या है, तो वो टॉलरेंस वाला प्रिंसिपल चल रहा था, तो हम सब सह रहे थे, सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, तो इंडिया में सारी चीजें एज इट इज चल रही थी। लेकिन जब वेस्टर्न मॉडर्निटी आते हैं, जब वेस्टर्न आइडियाज आते हैं, तो जैसे ही वेस्टर्न आइडिया आता है तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और जब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है इंडिया में, तो हम बात करने लगते हैं कि हमें टॉलरेंस तो बहुत अच्छी बात है कि टॉलरेंस है, लेकिन हमें इस चीज पर भी बात करनी होगी कि सभी रिलीजन इक्वल भी हैं। टॉलरेंस है, बढ़िया है, लेकिन अब हमें बात करनी होगी रिलीजियस इक्वालिटी की, कि जो पर्सन ए है और पर्सन बी है, इनके रिलीजियस में इक्वालिटी रहे। कल को ऐसा ना हो जाए कि इस पर्सन का रिलीजन डोमिनेट कर जाए दूसरे पर्सन पे। क्लियर है, अब कहानी आपको यहां पर क्लियर हो गई है। ठीक, तो बेसिकली वेस्टर्न आइडियाज ने क्या किया है, वेस्टर्न आइडियाज ने जो इंटर कम्युनिटी, जो हम लोग देख रहे हैं इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी की बात करने लग गए हैं, और जो हेरार्किकल सिस्टम चल रहा था, एक तरीके से जो हेरार्कीज चल रही थी हमारे रिलीजन और उसमें, तो उसको खत्म करने की कोशिश की और बात की गई है इक्वालिटी की। तो वेस्टर्न आइडिया से टॉलरेंस इंडिया में था प्लस इक्वालिटी ये लोग लेके आ गए, तो हमने इक्वालिटी ले ली। क्लियर? The Indian secularism took a distinctive form as a result of interaction between what already existed in a society that has religious diversity and that idea that come from West। तो इंडिया में ऑलरेडी डाइवर्सिटी थी, और इंडिया में ऑलरेडी क्या था, इंडिया में ऑलरेडी टॉलरेंस था। अब वेस्ट से जो आइडिया है, वेस्ट के आइडिया और इंडिया के जो अपने ओरिजिनल जो आइडियाज थे, इनको मिला के इंडियन सेक्युलरिज्म ने एक क्या किया, इंडियन सेक्युलरिज्म ने अपना एक नया रूप लिया। इंडियन सेक्युलरिज्म ने क्या किया, एक नया रूप लिया, जिसमें कि टॉलरेंस का आइडिया जो कि इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट था, और वेस्टर्न आइडिया जो कि इक्वालिटी आया, तो इसको देख के क्या किया, इसको देख के इंडिया के सेक्युलरिज्म ने एक नया रूप लिया है, और वो नया रूप क्या है, अब जरा अपन उसको समझते हैं। क्लियर? It resulted in the equal focus on intra-religious and inter-religious domination. Indian secularism equally opposed the operation of Dalit and women within the Hinduism and discrimination against the women within Indian Islam or Christianity, and the possible threat that majority community might not pose to the rights of the minority religious community.
दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम द मेन स्ट्रीम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। यहां पे हम क्या देखने लग गए कि इंडिया के ऑलरेडी आइडियाज थे, वेस्ट का आइडिया आया तो इंडिया के सेक्युलरिज्म ने एक नया रूप ले लिया। तो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो बात करने लग गया था किसकी, सबसे पहले बात की गई इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की, कि सारे रिलीजन इक्वल है, कभी भी रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये जो रिलीजन है ये मेजॉरिटी वाला रिलीजन कभी आगे चल के माइनॉरिटी वाले रिलीजन को कुचल ना दे। तो सबसे पहले बात की गई इक्वालिटी, कहां पे इक्वालिटी की बात की गई, इंटर रिलीजन के टर्म्स में। फिर बात की गई इंट्रा रिलीजियस कि ठीक है भैया तुमने ये तो कर दिया कि हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सब में क्या रहे, इन सब में इक्वालिटी रहे, बहुत बढ़िया, ठीक है। टॉलरेंस की भावना थी ही हमारे अंदर, टॉलरेंस के साथ में क्या हो गया, इक्वालिटी हमको किसने दे दिया, इक्वालिटी हमको वेस्ट ने दे दिया, ठीक है, इक्वालिटी हमको वेस्ट ने दे दिया। तो हमने ये तो बात कर लिया कि इंटर रिलीजियस क्या रहना चाहिए, इंटर रिलीजियस इक्वालिटी रहनी चाहिए, बढ़िया, क्लियर। लेकिन साथ साथ में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से हमको एक चीज और सीखने को मिली कि जो इंट्रा रिलीजियस है कि विद इन हिंदुइज्म भी तो हमें सबके अंदर इक्वालिटी लानी पड़ेगी, या विद इन इस्लाम के अंदर भी तो हमको सबके अंदर इक्वालिटी लानी पड़ेगी। इस्लाम के अंदर अगर मान लो विमेन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो अपने को उसको खत्म करना होगा, क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर विमेन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो अपने को उसको खत्म करना होगा। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मतलब जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है उससे अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म को डिफरेंस करें तो पहला डिफरेंस ये है कि इंडियन सेक्युलरिज्म बात कर रहा है इक्वालिटी की, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इंटर रिलीजियस जो कि वेस्ट में नहीं था, और इंट्रा रिलीजियस, इन दोनों के टर्म्स में क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म बात कर रहा है कि इंट्रा रिलीजियस भी इक्वालिटी होनी चाहिए और इंटर रिलीजियस भी इक्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया आपको यहां तक, ठीक है। ये पहला डिफरेंस आई थिंक आपको यहां पर क्लियर हो गया। The second difference is Indian secularism deals not merely with religious freedom of individual but also with the religious freedom of minority communities. Within it, individual has right to profess religion of his or her choice. Likewise, religious minorities also have right to exist and maintain their own culture and educational institution. तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस जो है वो है कि हम फ्रीडम की तो बात कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल की तो इंडिया बात कर ही रहा है, लेकिन इंडिया बात कर रहा है एज एन कम्युनिटी भी। वो बोल रहा है कि वो बात करे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनकी एज एन कम्युनिटी भी हमें उन्हें फ्रीडम देनी होगी। क्या फ्रीडम देनी होगी कि भैया तुम अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, तुम्हें जैसे अपनी प्रेयर करनी है तुम वैसे अपना प्रेयर करो, साथ ही साथ तुम क्या करो, साथ ही साथ तुम अपना कल्चर मेंटेन करने के लिए, तुम अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए तुम क्या करो, तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हो, ठीक है। और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या हो रहा है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सरकार पैसा दे रही है। तो यहां पे हमने क्या देखा, सेकंड डिफरेंस में यहां पे कम्युनिटीज पे फोकस किया गया कि कम्युनिटीज को फ्रीडम दी गई, ठीक है। जो रिलीजियस कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है, उसको क्या किया गया, उसको यहां पे फ्रीडम दी गई। क्लियर, ठीक भैया। थर्ड डिफरेंस क्या बात करता है, थर्ड डिफरेंस बात कर रहा है, थर्ड डिफरेंस इज दैट अ सेक्युलर स्टेट मस्ट बी कंसर्न इक्वली विथ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंडियन सेक्युलरिज्म हैज मेड अ रूम फॉर इट्स कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। वो ये बात कर रहे हैं कि विद इन द रिलीजन भी क्या है, विद इन द रिलीजन भी सरकार को चीजें सुधारनी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रिसेंटली क्या किया है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को बैन कर दिया है, कहां पे, इंडिया में। तो यहां पे सरकार ने क्या किया, सरकार रिलीजन में घुसी, रिलीजन की कुछ प्रैक्टिस उनको सही नहीं लग रही थी तो सरकार ने उसको रिफॉर्म किया। सेम हमने क्या देखा, अनटचेबिलिटी, हिंदुइज्म में हमने देखा अनटचेबिलिटी को, सती प्रथा को, यहां पे गवर्नमेंट घुसी, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया। तो यहां पे सरकार जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है और कुछ प्रैक्टिसेस का रिफॉर्म कर सकती है अगर वो प्रैक्टिसेस सही नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये भी डिफरेंस हो गया, ठीक। एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्लियर है यहां तक की चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई। तो अब वापस से हम इंडियन सेक्युलरिज्म को क्या कर रहे हैं, इंडियन सेक्युलरिज्म को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और ये वेस्ट से कैसा डिफरेंट है एक बार अपन उसको फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या बात हो रही है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में यहां पर ये बात हो रही है कि रिलीजन जो है वो प्राइवेट मैटर है और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजन अपने हिसाब से उनको जो करना है वो करे, ठीक है।
साथ ही साथ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल इक्वालिटी की बात करते हैं, ना कि कम्युनिटी बेस्ड राइट और कम्युनिटी बेस्ड फ्रीडम की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे एक ही रिलीजन है जो कि प्रोमिनेंट है, तो वो इंटर रिलीजन ना बात करके वो क्या बात करते हैं, वो इंट्रा रिलीजन, ठीक है, इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन इंटर रिलीजन पे। ये हो गया वेस्ट की बात। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन मॉडल की, तो इंडियन मॉडल में क्या देखने को मिल रहा है, इंडियन मॉडल में हमको ये देखने को मिल रहा है कि टॉलरेंस पहले से इंडिया में था, लेकिन जब वेस्ट सिविलाइजेशन आई या वेस्टर्न आइडियाज आए, तो हमने देखा कि उन्होंने देखा कि इंडिया में टॉलरेशन ऑलरेडी है, ठीक है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा इंडिया में ऑलरेडी टॉलरेशन है, इतने रिलीजन ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे हैं, तो वो अपने साथ में इक्वालिटी का आइडिया लेके आए। तो इंडियन कॉन्सेप्ट जो है, इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट कब हुआ, जब टॉलरेंस प्लस, जो कि इंडिया का है, टॉलरेंस इंडिया का आइडिया है, टॉलरेंस प्लस इक्वालिटी जो कि वेस्टर्न आइडिया है, इन दोनों को मिला के इंडियन सेक्युलरिज्म ने एक नया रूप ले लिया। नया रूप क्या लिया कि इंडियन सेक्युलरिज्म इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की बात करता है, साथ ही साथ इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी की भी बात करता है। तो और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट किसकी बात करता है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी की बात करता है, वेयर एज इंडियन सेक्युलरिज्म इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी एज वेल एज इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की बात करता है। ठीक भैया, सेकेंड डिफरेंस क्या आया कि यहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम की तो बात हुई है इंडिया में, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड माइनॉरिटीज की फ्रीडम की भी बात हुई है। और उनको क्या फ्रीडम दी गई है, उनको फ्रीडम दी गई है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड माइनॉरिटी फ्रीडम की बात हुई है, वहीं वेस्ट में इंडिविजुअल लेवल पे बात होती है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे स्टेट सरकार खुद इंटरवीन करती है। क्यों इंटरवीन करती है, ताकि वो रिलीजन में रिफॉर्म लेके आ सके। वहीं वेस्ट में क्या सरकार इंटरवीन कर रही है, क्या सरकार इंटरफेयर कर रही है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में, नहीं कर रही है। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में इंटरवीन कर रही है सरकार, और सरकार रिलीजन में रिफॉर्म लेके आ रही है। एग्जांपल ट्रिपल तलाक, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी को क्या किया, बैन कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इंडियन और वेस्टर्न को लिंक कर पा रहे हो, कहानी समझ में बैठी है, सारे कॉन्सेप्ट को ऑटोमेटिकली आपने यहां पर लिंक कर लिया है, आई होप। ठीक है, अब यहां पे जरा अपन थोड़े से कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और थोड़ी सी चीजों को और समझते हैं। कैन अ स्टेट इनिशिएट और सपोर्ट रिलीजियस रिफॉर्म एंड येट बी सेक्युलर? एक सवाल है कि क्या स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट कर सकता है फिर भी वो सेक्युलर हो सकता है? कैन अ स्टेट क्लेम टू बी सेक्युलर एंड नॉट मेंटेन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट? The secular character of Indian state is established by the virtue of the fact that it is neither theocratic nor it has established any one or multiple religion. Beyond, it has adopted a very sophisticated policy in pursuit of religious equality. This allows it either to disengage with religion in American style or engage if it required. The Indian state may engage with religion negatively to oppose religious tyranny. It may also choose a positive mode of engagement. ठीक है भैया, अब क्या आप इंडिया को सेक्युलर स्टेट बोलोगे, क्योंकि इंडिया तो रिलीजन में इंटरफेयर भी कर रहा है, साथ ही साथ रिलीजन और सरकार बहुत बार क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिलीजन चल रहा है और यहाँ पे सरकार चल रही है, बढ़िया, दोनों पैरेलली चल रहे हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन कई बार ये क्रॉस कर जा रहे हैं, फिर दोनों अलग अलग चलेंगे, फिर कई बार ये क्रॉस कर जा रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने को इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बात ये हुई है कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो है, इंडिया में सेक्युलरिज्म है। क्यों? क्योंकि इंडिया का क्या कोई ऑफिशियल रिलीजन है? क्या इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है? हमारी सरकार ने ऐसा बोला है कि हमारे देश का ये ऑफिशियल रिलीजन है? नहीं, हमारी सरकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि हम सभी रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हम सभी रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, ये बोला गया है। तो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरी बात, इंडिया ने थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल को भी अपनाया है कि जब तक जरूरत ना हो तब तक स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है। मान लो अभी जरूरत नहीं है, आए दिन थोड़ी ना सरकार को पागल कुत्ते ने काटा है तो आए दिन सरकार बोलेगी ये रिफॉर्म कर दो, ये रिफॉर्म कर दो, ये रिफॉर्म कर दो। आए दिन नहीं होता है, मतलब रोज रोज नहीं होता, आए दिन मतलब रोज रोज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम जो देख रहे हैं कि इंडिया में भी रिलीजन और सरकार, स्टेट अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन जहां पे उनको लगता है कि रिलीजन में रिफॉर्म करना है, सिर्फ वहां पे सरकार इंटरवीन करती है और वापस से बाहर आ जाती है। क्लियर है? तो इंडिया ने बहुत सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी को अपनाया है, इक्वालिटी होनी चाहिए विद इन द रिलीजन, और
आउटसाइड द रिलीजन मतलब जो दूसरे रिलीजन है उनके बीच में भी। तो इसके चलते क्या हुआ, इंडिया का सिस्टम थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल जैसा है कि हम डेली बेसिस पे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे सरकार ये भी छोड़ दे रही है कि ठीक है भैया तुम्हारा मामला है। लेकिन जब सरकार को लग रहा है कि अब इंटरफेयर करना पड़ेगा, अब रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो सरकार पॉजिटिवली क्या कर रही है, तब सरकार पॉजिटिवली इंटरवीन भी कर रही है। और जब सरकार को लग रहा है अभी जरूरत नहीं है, तो नेगेटिवली जैसा अमेरिका का सिस्टम चल रहा है वैसा सिस्टम चलने देती है। क्लियर? ये वाली चीज भी आई थिंक आपको समझ में आ गई है। Thus, the Indian Constitution grant all religious minority the right to establish and maintain their own educational institution which may receive assistance from the state. All these complex strategy can be adopted by state to promote the values of peace, freedom and equality. ठीक है, तो इसीलिए इंडिया कम्युनिटी पे फोकस करता है, तो सारे माइनॉरिटीज को ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, और सरकार उनको पैसा देती है। क्यों? ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रख सके, बीइंग एन कम्युनिटी। तो यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी राइट्स की बात कर रहे हैं। इट शुड, और इंडिया का देखो सिस्टम जो है ना सेक्युलरिज्म का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारे देश की नीड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमारे देश की नीड के अकॉर्डिंग है। जो वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके नीड के अकॉर्डिंग है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग है। It should be clear by now why complexity of Indian secularism cannot be captured by the phrase equal respect for all religion. Indian secularism allowed for principal state intervention in all religion. Indian secularism में हम equal respect for all religion का टर्म यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन है, लेकिन हमारी सरकार इक्वल रिस्पेक्ट से ज्यादा जाके काम कर रही है। क्या कर रही है? ज्यादा जाके काम कर रही है कि भैया तुमको पैसा भी दे दिया, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करो, तुम्हारे रिलीजन में ये समस्या तो चलो रिफॉर्म भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसके बियॉन्ड जाके काम कर रही है। ठीक है, और बार बार जब क्या होता है, बार बार जब सरकार इंटरवीन करती है तो हम लोग क्या देखते हैं, जो कुछ लोग रहते हैं जो प्रोमिनेंट मतलब एक तरीके से जो कंजर्वेटिव लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं कि सरकार क्यों इंटरवीन कर रही है हमारे पर्सनल लॉज में या कुछ इस तरीके से करके। लेकिन सरकार जो हायरार्कीज जो चली आ रही है उसको तोड़ के इक्वालिटी के टूवर्ड्स आगे बढ़ रही है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, रिलीजियस सैंक्शन कास्ट हायरार्की आर नॉट एक्सेप्टेबल विद इन इंडियन सेक्युलरिज्म। द secular state does not have to treat every aspect of religion with equal respect. It allow equal disrespect for some aspect of organized religion. Although हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार सबको इक्वल रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल ये इतना बड़ा रिलीजन है, इस पूरे रिलीजन को पूरी रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन ये जो हिस्सा है मतलब ये जो प्रथा है, ये प्रथा सरकार को अच्छी नहीं लग रही है, तो सरकार इस प्रथा को डिसरिस्पेक्ट मतलब सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, सरकार इसको चेंज कर सकती है। समझ गए हो? क्लियर हो गया है? ठीक। ऐसा इसलिए क्या? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है इन द सेंस आप लोगों को एक बार कहानी जैसे समझ लिया ना तो एकदम मक्खन की तरह सब कुछ समझ में जाएगा, तो कहानी की तरह समझो, और कुछ नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके समझ लो। क्लियर है कैसा हमारा डिफरेंस है? ठीक है, कैसे इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में डिफरेंस है। आई थिंक ऑटोमेटिकली आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं, किस पे बढ़ते हैं? अब अपन बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे। नया टॉपिक क्या है? एक तो हमें क्रिटिसिज्म देखना है और सेक्युलरिज्म क्या एंटी रिलीजियस है, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो देखो, अब जो बेसिकली तुम्हारी किताब में जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक क्या दिया है? वो टॉपिक दिया है क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म की इंडियन सेक्युलरिज्म का क्रिटिसिज्म अपने को बताना है। तो यहाँ पे मैंने एक नई हेडिंग बना दी, डज सेक्युलरिज्म इज एंटी रिलीजियस। लेकिन ये आपकी किताब में पहला क्या है? ये आपकी किताब में पहला क्रिटिसिज्म है, पहला नंबर का ये दिया है। ठीक है, कि क्या जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो एंटी रिलीजियस है क्या? एक ये सवाल है। ठीक, so it is often argued that secularism is anti-religious, but secularism is against the institutionalized religious domination. This is not the same as being anti-religious. Similarly, it has been argued by some that secularism threatens religious identity. However, secularism promotes religious freedom and equality. Hence, it is clearly protect the religious identity rather than it threatened it. तो सेक्युलरिज्म एंटी रिलीजियस कैसे होगा? ठीक है, अब तुम बोल दोगे, मैं इसको जरा सा अच्छे से समझाता हूँ कि सेक्युलरिज्म क्या कर रहा है। अगर आप इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करोगे तो इंडियन सेक्युलरिज्म हमारी
रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म नहीं कर रहा है, सेक्युलरिज्म हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक तरीके से हमें आइडेंटिटी दे रहा है कि नहीं भैया, मतलब इक्वालिटी इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि जो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन है वो नहीं हो और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन भी है वो भी नहीं हो, हमारे पास में हमारी एक आइडेंटिटी रहे। तो ये जो क्लेम है, क्या क्लेम है जो कि क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो एंटी रिलीजियस है, तो नहीं, सेक्युलरिज्म एंटी रिलीजियस नहीं है, जबकि सेक्युलरिज्म तो हमें हमारी आइडेंटिटी दे रहा है, सेक्युलरिज्म इंसिस्ट कर रहा है इक्वालिटी पे, सेक्युलरिज्म तो हमें फ्रीडम दे रहा है, कम्युनिटी बेस्ड फ्रीडम दे रहा है, जैसे कि मैंने माइनॉरिटी को बताया कि माइनॉरिटी को कैसे फ्रीडम दी, कि उनको फ्रीडम दे दी कि वो अपना क्या करे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सके। तो सेक्युलरिज्म इज गिविंग अस कम्युनिटी बेस्ड फ्रीडम एंड इक्वालिटी। क्लियर है, समझ में आ गया। सेकेंड जो क्रिटिसिज्म है वो है वेस्टर्न इंपोर्ट। देखो अब अभी हम सारी चीजें पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा समझते चलना है। अभी हम पढ़ के आए, क्या इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न इंपोर्ट है? नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न इंपोर्ट। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंस पढ़ते हैं। कौन सा डिफरेंस मैंने आपको बताया था? इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दो चीज होती है। अपने को क्या करना है? अपने को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल करना है लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है। अननेसेसरी रिपीटेटिव चीजों को आपको बार बार नहीं पढ़ना है। अपन पढ़ के आए, अपन क्या पढ़ के आए कि इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है। इंडियन सेक्युलरिज्म में ऑलरेडी टॉलरेंस प्रेजेंट था, हमने क्या लिया? हमने सिर्फ इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लिया है। क्लियर है? तो उसी चीजों को आपको फिर से लिखना है, बस शब्द बदल देने हैं। क्लियर है, समझ रहे हो? नहीं तो अननेसेसरी चीजों को रिपीट नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है। वेस्टर्न इंपोर्ट, तो क्या हमारा सेक्युलरिज्म में वेस्टर्न इंपोर्ट है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं। सेंचुरी से इंडिया में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि सेंचुरी से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर फ्लरिश कर रहे हैं, हमारे पास टॉलरेंस का आइडिया है, सारी चीजें बहुत व्यवस्थित चल रही है। और इंडिया का सेक्युलरिज्म वेस्टर्न के सेक्युलरिज्म से कंप्लीटली डिफरेंट है। वहां पे तो कंप्लीट सेपरेशन है, हमारे यहाँ कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। A second criticism is that secularism is a Western concept and therefore unsuited to Indian condition. For there are millions of things in India today, from trousers to internet and parliamentary democracy, having their origin in West. और अगर 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, चलो मैंने 2 मिनट के लिए मान भी लिया, क्या मान लिया? कि जो ये जो क्रिटिसिज्म है कि सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और वो इंडिया को सूट नहीं करेगा, अगर मैं 2 मिनट के लिए मान भी लूँ तो जो ट्राउजर्स जो तुम पहनते हो, जो जीन्स तुम पहनते हो, वो सब कुछ भी तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उनको भी उतार दो, उनको भी फेंक दो। ठीक है? कभी तुमने सुना है कि वेस्ट हमारे जीरो पे बोला है? जीरो इंडिया में इन्वेंट हुआ है। कभी तुमने ऐसा सोचा है कि वो बोल रहे कि ये तो इंडिया का इन्वेंशन है? मतलब वो बोलते जरूर है इंडिया का इन्वेंशन है, लेकिन वो रोना मचाते क्या? नहीं मचाते ना। इंडिया का इन्वेंशन है तो क्या हुआ? जीरो का काम कर रहे हैं ना, जीरो को हटा के तो काम नहीं चल रहा है। तो जब वो जीरो को इतना खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं एक पल के लिए मान भी लूं कि सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो क्या बुराई है? बुराई थोड़ी ना, हमने अच्छी चीज ही तो अपनाई, और अच्छी चीज अपना के हमने क्या किया? हमने उस चीज को क्या किया? हमने उसको हमारी कंडीशन, हमारी सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग, हमने हमारी सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। क्योंकि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट है। ठीक है? कि रिलीजन स्टेट में क्या है? एक तरीके से एक्सक्लूजन है, दोनों में दूरी बनाई हुई है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? सरकार यहाँ पे इंटरवीन कर रही है, और साथ ही साथ में क्या है? साथ ही साथ में डिस्टेंस भी मेंटेन करके चल रही है। सरकार को जब लग रहा है डिस्टेंस मेंटेन करना है तो डिस्टेंस भी मेंटेन करके चल रही है, और जब उनको लग रहा है कि रिलीजन में रिफॉर्म लाने तो रिफॉर्म भी लेके आ रही है। समझ रहे हो? ये वाली चीज यहाँ पे क्लियर हुई? ठीक। थर्ड क्रिटिसिज्म क्या आता है? थर्ड क्रिटिसिज्म आता है माइनॉरिटिज्म। ठीक है? माइनॉरिटिज्म की इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो माइनॉरिटी को बहुत ज्यादा फेवर करता है। अब इसके लिए आपकी किताब में जो क्या दी है, एक स्टोरी दी, अपन उसी स्टोरी को समझते हैं। ठीक? कि एक ट्रेन है, ट्रेन में क्या हो रहा है? 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 4 में से एक इंसान बार बार, हर जगह है धुआं धुआं। ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? स्मोक कर रहा है। ठीक है? अब एक जो इंसान है उसको क्या हो रही है? उसको समस्या हो रही है। उसको क्या हो रही है? उसको समस्या हो रही है। उसने मना किया, उसने उस इंसान से क्या बोला कि भाई स्मोक मत करो। तो उसके आसपास जो 4 लोग, 3 लोग और बैठे थे, मतलब टोटल कितने थे? टोटल थे 4 लोग। 4 में से एक इंसान स्मोक कर रहा था और एक इंसान को इससे समस्या थी। अब इन 4 में से ये इस इंसान से बोलता है कि भाई स्मोक मत कर, तो बोलता है नहीं यार मुझे तो स्मोक करना है। उसको तो चस्का लग गया था ना, चस्का लग चुका था, तो उसको क्या करना है? उसको वो स्मोक कर रहा था। ठीक है?
अब ये क्या करता है, ये इन दो लोगों से पूछता है कि भैया तुमको कोई समस्या तो नहीं है। अब ये जो दो लोग थे, चार में से जो दो लोग थे, ये दो लोग क्या करते, ये दो लोग कभी कभी स्मोक करते, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भैया तुम स्मोक कर लो, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन लोग फेवर में चले गए कि नहीं स्मोकिंग कर लो, और एक इंसान अगेंस्ट में चले गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट मेजोरिटी, कि मेजोरिटी लोग किसके फेवर में हो गए, मेजोरिटी लोग फेवर में हो गए स्मोकिंग के, और एक इंसान को फिर क्या हुआ, एक इंसान को फिर इनकी बात सुननी पड़ी। ठीक, अब वही मान लो कि अगर ये जो एक इंसान है, ये क्या है, अगर ये अस्थमा का पेशेंट हुआ, अगर ये इंसान अस्थमा का पेशेंट हुआ, तो इसकी तो फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल इशू आ गया ना। फंडामेंटल इशू क्या आ गया कि वो धुआं इतना सहन ही नहीं कर पाएगा, तो इसका फंडामेंटल इशू आ गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी से बढ़िया से रहे तो रहे, लेकिन अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ऑपरेस करने लग गए तो उनका फंडामेंटल क्वेश्चन आ जाएगा, हम क्यों स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। जैसे कि आपके मन में आता होगा कि सर हम माइनॉरिटीज को इतना स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे रहे हैं, उसका रीजन फिर से एक और कहानी से समझो, और ये कहानी थोड़ी सी काम की है। ठीक है, ये वाली कहानी से तर्क वितर्क नहीं बैठा होगा, लेकिन एनसीईआरटी की थी, इस कहानी से समझ में जाएगा कि मूवी थिएटर में क्या हो रहा है। मूवी थिएटर में हम लोग देख रहे हैं कि इंसान पिक्चर देखने गए, मान लो, तो हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग ऊपर वाली सीट्स लेते हैं। क्यों ऊपर वाली सीट रहते हैं, कि बहुत अच्छे से विजिबिलिटी रहेगी, मजा आएगा, मस्त बढ़िया पॉपकॉर्न खाएंगे, जीएसटी लग जाएगा पॉपकॉर्न पे, चलो वो छोड़ो। ठीक है, हम बढ़िया मस्त क्या करेंगे, हम बढ़िया मूवी देख रहे होंगे, बढ़िया से क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऊपर चले जाएंगे। ठीक, अब मान लो कि कोई इंसान व्हील चेयर पे है, ठीक है, तो वो इंसान ऊपर कैसे जाएगा, वो ऊपर जाके मूवी कैसे देखेगा, मतलब व्हील चेयर वाला मूवी देखे ही नहीं क्या। तो कोई इंसान पीछे रह गया है, या कोई इंसान नंबर में कम है, जैसे व्हील चेयर पे मूवी देखने आने वालों की संख्या कम है, तो क्या हम इस इंसान को प्रमोट ही नहीं करेंगे क्या, हमें इस इंसान को फिर स्पेशल प्रिविलेज देना होगा कि हम लिफ्ट लगाएं, हम एलिवेटर्स लगाएं, जिससे कि इंसान क्या करे, जिससे कि इंसान ऊपर से बैठ के आराम से मूवी देख सके। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो नंबर में कम है, हमको उनको स्पेशल प्रिविलेज देना होगा। स्पेशल प्रिविलेज को ये मत समझो कि हम उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम उनका स्पेशल ट्रीटमेंट का बस पर्पस ये है कि वो ऑलरेडी नंबर में कम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ में क्या होने लगे, उनके साथ में डोमिनेशन होने लगे, इसलिए हम उनको थोड़ी सी स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप सेक्युलरिज्म को माइनॉरिटिज्म से बिल्कुल भी मत जोड़ो। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। तो आप माइनॉरिटी राइट्स को स्पेशल प्रिविलेज के उसमें मत देखो, हम उन्हें बस थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट हमने दिया इसलिए था ताकि उनका ऑपरेशन ना हो। क्लियर है। देन इंटरवेंशनिस्ट, यहां पे क्या बात है, यहां पे इंडियन सेक्युलरिज्म पे क्रिटिक्स एक आरोप और लगाते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म इंटरवेंशनिस्ट है। इट इज ट्रू दैट बाय रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म एज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इंडियन सेक्युलरिज्म रिजेक्ट नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन, but this does not follow it is excessively interventionist। अब हम बोल रहे हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म ने कौन से आइडिया को रिजेक्ट किया, इंडियन सेक्युलरिज्म ने म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या है कि स्टेट और रिलीजन टोटली अलग अलग है, ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है इस आइडिया को इंडियन सेक्युलरिज्म खारिज करता है, क्योंकि इंडिया में सरकार इंटरवीन करती है। लेकिन इंटरवीन क्यों करती है, इंटरवीन फोर्स, कोएरेसिव इंटरवेंशन थोड़ी ना होता है। ठीक है, जो कि आपके इसमें किताब में वर्ड दिया है कोएरेसिव इंटरवेंशन, क्या हमारे यहाँ कोएरेसिव इंटरवेंशन है, क्या सरकार फोर्सफुली जानबूझ करके इंटरवीन कर रही है, नहीं, सरकार इसलिए इंटरवीन कर रही है, क्यों इंटरवीन कर रही है, ताकि विद इन द रिलीजन भी सबके पास में क्या हो, सबके पास में इक्वालिटी हो। क्योंकि हम लोग देखते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन होता है, इतना बड़ा रिलीजन है तो स्पेशली जो वुमेन और जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में डोमिनेशन हमें दिखता नजर आता है। तो सरकार इसलिए इंटरवीन करती है कि जो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन है ये कहीं ना कहीं क्या हो, ये कहीं ना कहीं खत्म हो। और सरकार कभी भी क्या करती है, सरकार कभी भी, हम ये देखते हैं कि सरकार कभी भी कोएरेसिव इंटरवेंशन नहीं करती है। ठीक है, मतलब फोर्सफुल इंटरवेंशन नहीं करती है। Why have personal laws of all religious community not been reformed? The big dilemma facing the Indian state. जितने भी पर्सनल लॉज हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, हिंदूज में भी चलते, तो उसको तो बहुत हद तक सरकार ने रिफॉर्म कर दिया। जैसे कि पहले हम लोग ये देख रहे थे कि विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल रही थी, ठीक है, लड़कियों को पिता की प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको रिफॉर्म करके अब क्या हो रहा है, अब बिल्कुल बेटा बेटी का बराबर का अधिकार है। लेकिन सारे पर्सनल लॉज अभी तक सरकार ने क्यों नहीं रिफॉर्म किए, वो एक क्वेश्चन है।
A secular state might see personal laws concerning marriage, inheritance, and other family matters which are being governed by different religion as a manifestation of community-specific rights that are protected by the Constitution. Or one might see that laws as an affront to the basic principle of secularism on the ground that they may treat women unequally and therefore unjustly. Personal laws can be seen as manifestation of freedom from interreligious domination and as instances of interreligious domination. Such internal conflicts are the part and parcel of complex doctrine, but they are not something that we need to live with forever. Personal laws can be reformed in such a way that they continue to exemplify both minority right and equality between men and women. But such reform should neither be brought about by state or group coercion, nor the state should adopt a policy of total distance from it. ठीक है भैया, यहाँ पे क्या बात आया, सवाल आया कि पर्सनल लॉस को क्यों नहीं रिफॉर्म किया जा रहा है। हर रिलीजन में अपने मैरिज के तरीके हैं, अपने इनहेरिटेंस के तरीके हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि कई बार क्या हो रहा है, कई बार सरकार, मैंने बताया ना कि जब तक सरकार को लग रहा है कि चीजें चलने देना है तब तक सरकार चीजें चलने देती है, ठीक है, कि अपने हिसाब से शादी कर लो, अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। जहां किसी की राइट ब्रीच हुई, जैसे कि हम लोग इस्लाम, इंडियन इस्लाम में हम लोग क्या देख रहे थे कि ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो वहां पे वुमेन्स की राइट ब्रीच हो रही थी, तो सरकार ने इंटरवीन किया और सरकार ने उसको रिफॉर्म कर दिया। पर्सनल लॉज को पूरा का पूरा सरकार अभी क्यों नहीं बदल रही है, क्योंकि अभी सरकार कम्युनिटी राइट पे फोकस करी कि ठीक है तुम्हारे पास में कुछ अधिकार हैं और हम उन अधिकार को तब तक चेंज नहीं करना चाह रहे जब तक कि चीजें सही से चल रही है। तो बहुत बार इंस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं कि सरकार पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करती है, लेकिन वो कोएरेसिव इंटरवेंशन नहीं होता है, वो कुछ रिफॉर्म करने की बात होती है कि मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट रहे, इंट्रा रिलीजन चीजें बहुत बढ़िया से चले। तो सरकार सिर्फ उतना ही इंटरवीन कर रही है जितना की जरूरत हो, ठीक है। तो जो आइडिया देता है, जो क्रिटिक्स बोलते हैं कि इंडियन सेक्युलर इंटरवेंशनिस्ट है, तो इंटरवेंशनिस्ट है, लेकिन जहां जो चीज को रिफॉर्म करना है सिर्फ उतना ही। डेली बेसिस पे तुम लोग नहीं देखते हो कि डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे यहाँ पे इंटरवीन सरकार कर रही हो। देन क्या आता है, देन आता है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स से क्या समझना है, हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिशियन वोट के चलते, मतलब पॉलिटिशियन वोट के चलते बार बार रिलीजन को बीच में ले आते हैं। देखो डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन वोट मांगेंगे, ठीक है, वोट मांगना भी पड़ेगा, लोगों को लुभाना भी पड़ेगा। डेमोक्रेसी ये सारी चीजों से डील करता है, बिल्कुल लोगों को लुभाएंगे भी, वोट मांगना भी पड़ेगा। लेकिन वोट क्या बोल के मांगे जा रहे हैं, वेलफेयर पॉलिसी, ये सारी चीजों को बोल के मांगे जा रहे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन वोट अगर माइनॉरिटीज अपीसमेंट, जैसे यूजुअली क्या होता है, या तो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी पे फोकस करती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी एकदम मेजॉरिटी को फोकस कर देती है, वहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एकदम माइनॉरिटी अपीसमेंट, कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा तुम कर दोगे उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम नहीं करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक तरीके से सोसाइटी में और ज्यादा डिवीजन लेके आ रहे हो, ठीक है। सोसाइटी में और ज्यादा हम लोग क्या देख रहे हैं, सोसाइटी में और ज्यादा हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है। क्या डिवीजन देखने को मिल रहा है कि अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बनेगी भी तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते क्या होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते आप उनके बीच में और दरारें लेके आ रहे हो, ठीक है। तो एक ये वाला मुद्दा भी अपने को देखने को मिलता है, ठीक। तो अपने को यहाँ पे क्या देखना है, अपने को यहाँ पे बेसिकली हमें ये देखना है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें और कहीं भी माइनॉरिटी अपीजमेंट ना हो। तो बेसिकली ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से यहाँ पे डील करता है। एक बार आप जरा फटाफट अपन इसे रीड करते हैं, ठीक। Fifth, that there is an argument that secularism encouraged the politics of vote bank. As an empirical claim, this is not entirely false. However, we need to put this in perspective. देखो यहाँ पे वही बोला गया कि सेक्युलरिज्म वोट बैंक पॉलिटिक्स को मानता है, तो ये माना गया कि हाँ बिल्कुल सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ाता है, सॉरी, और ये झूठा नहीं भी है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन वोट्स तो मांगेंगे, वो उनका पार्ट ऑफ जॉब है, लेकिन अपने को ये देखना है कि पॉलिटिशियन क्या वोट के लिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कोई वेलफेयर की पॉलिसी है या टोटली रिलीजन को बीच में लेके आ गए, ठीक है। Is it promote solely his self-interest or power, or it is also for the welfare of group is a question. If the group which voted for politician does not get benefit from this act, then surely the politician must be blamed. अगर मान लो कि
अगर पॉलिटिशियन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वोट मांग रहा है तो वोट दो ही मत, और ग्रुप के लिए मांग रहा है तो ठीक है एक बार वोट दे दिया और बाद में वो चीजें नहीं कर रहे तो बिल्कुल आप उस पॉलिटिशियन को हम उसको ब्लेम करेंगे, ठीक है। If a secular politician who sought the vote of minority also managed to give them what they want, then this is the success of secular project which aims after all also to protect the interest of minority. लेकिन कुछ politicians क्या होते हैं, minorities के हक की अगर बात कर रहे हैं और वो उन्होंने minority को दे भी दिया तो हमारी सक्सेस हो गई कि ठीक है भैया, हमको लग रहा था कि ये माइनॉरिटी में है, अपन ने इनकी हक की बात करी चुनाव से पहले और आपने वो चीज पूरी कर भी दी, आपने अगर वो चीज पूरी कर भी दी तो हमारा सेक्युलर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपने सिर्फ वादा किया और नहीं दिया और माइनॉरिटी को और उकसाया और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में और डिवीजन कर दिया, तो ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट चले जाएगा और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं इसको ऐसे बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक ही लाइन बार बार आपकी किताब में वैसे ही दी गई है। क्लियर? देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट, ठीक है। इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट से मतलब क्या है कि यहां पे बात ये की गई है कि अ फाइनल क्रिटिसिज्म टू अ सेक्युलरिज्म इज दैट सेक्युलरिज्म कैनॉट वर्क बिकॉज इट ट्राइज टू मच टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, ठीक है, इंट्राएक्टेबल प्रॉब्लम। बेसिकली प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, रोना गाना नहीं, समझना है कॉन्सेप्ट। यहां पे बात ये हुई कि सेक्युलरिज्म पे जो फाइनल क्रिटिसिज्म लग रहा है वो लग ही रहा है कि सेक्युलरिज्म उस प्रॉब्लम की बात कर रहा है जो इसका कि हमें सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता है। तो बात आई व्हाट इज द प्रॉब्लम, पीपल विद डीप रिलीजियस डिफरेंस विल नेवर लिव टुगेदर इन पीस। यहाँ पे प्रॉब्लम ये बताई गई कि जिसके की पास में जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, डीप रिलीजियस डिफरेंस है, वो साथ में रह ही नहीं सकते। अब इसको हमने क्या आंसर किया, मतलब क्रिटिक्स ने आरोप लगाया कि इंडिया में ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे हम लोग रिलीजियस डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे रिलीजियस डिफरेंस देख रहे हैं और लोग इस रिलीजियस डिफरेंस के साथ में क्या है, इस रिलीजियस डिफरेंस के साथ में रह ही नहीं सकते। तो इसको हम खारिज करते हैं। खारिज कैसे करते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे कि इंडियन सिविलाइजेशन में इतने सारे रिलीजन फ्लरिश कर गए और इतने सारे रिलीजन साथ में रह चुके हैं। ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है। अगर हम ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो ऑटोमन एम्पायर में भी हम लोग देखते हैं कि सुन्नी मुस्लिम्स रह रहे हैं या फिर कोई दूसरे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ज्यूस रह रहे हैं, ठीक है। तो और भी जगह हमने ये देखा, और भी जगह हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे रिलीजन एक साथ में एक समय पे फ्लरिश कर सकते हैं। फिर क्रिटिक्स यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स यहाँ पे दूसरा आरोप लगाते हैं। दूसरा आरोप क्या लगाते हैं क्रिटिक्स, दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि एक समय पे फॉर एन एग्जांपल इंडिया में, या अगर हम लोग बात करें कि टर्की वगैरह में जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था, वहां पे बहुत सारे रिलीजन एक साथ में फ्लरिश इसलिए कर गए क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी मतलब क्या है, इनइक्वालिटी मतलब ये है कि मान लो टर्की में सुन्नी इस्लाम जो है, जैसे सुन्नी इस्लाम है वो प्रायोरिटी था, अगर ज्यूज है तो ज्यूज उसके नीचे एंड देन दूसरे रिलीजन और उसके नीचे नीचे। तो प्रायोरिटी किसको दी जा रही थी, प्रायोरिटी सुन्नी इस्लाम को दी जा रही थी। अब आप ऐसी कंट्री की बात कर रहे हो जहां पे कि आपको सभी रिलीजन को इक्वालिटी देना हो, जहां पे आप सभी रिलीजन को इक्वालिटी देना हो, फिर हम साथ में नहीं रह सकते। साथ में कब रहा जा सकता है, जब समाज में, जब रिलीजन में इनइक्वालिटी हो, कि हम बात तो कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला रिलीजन, ये वाला रिलीजन, ये रिलीजन, ये रिलीजन, ये रिलीजन, ये रिलीजन एक साथ में रह रहा है, ठीक है। इस जगह पे ये 6 रिलीजन के लोग एक साथ में रह रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी इस रिलीजन को दी जा रही है, तो भी ये 5 चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। ठीक है भैया, सुनना ही है, अपने को रहना तो सुनना पड़ेगा, तो हम लोग रह सकते हैं। लेकिन आप बात कर रहे हो ये भी इक्वल, 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 तो क्या होगा, तो लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पे बात ये हो रही कि इक्वालिटी के साथ में सभी रिलीजन एक साथ में रह लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। आज की तारीख में जैसे आप इंडिया को देख रहे हो, तो इंडिया में चीजें चल रही है। इंडिया में हम सारे रिलीजन को हम इक्वालिटी के साथ में लेके चल रहे हैं, चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है। और इनफैक्ट आज की तारीख में जो वर्ल्ड है ना, स्पेशली जो यूरोप में अगर आप देखोगे, या अरब कंट्रीज देखोगे, या अमेरिका को बहुत ध्यान से देखोगे, तो ये लोग इंडिया को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और इंडिया का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। अब ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। अब अमेरिका भी क्रिश्चियनिटी वहां पे बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि डोमिनेट
कर रही है, लेकिन दूसरे रिलीजन और दूसरे कल्चर के लोग वहां पे रह रहे हैं। तो वो लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया में जहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ये अपने आप को कैसे चला रहा है। अगर इंडिया का एक्सपेरिमेंट जैसे सही होता है तो सेम ये एक्सपेरिमेंट वो अपनी कंट्री पे भी तो करना चाहेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को ले ले। तो ये इतनी भी इम्पॉसिबल जैसी चीज नहीं है, बहुत व्यवस्थित तरीके से अच्छे से रहा जा सकता है। ठीक है, अब बेसिकली देखो, एक बार अपन रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, रिवाइज क्या करना है अपने को, रिवाइज अपने को ये करना है यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हम यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म बात कर रहे थे। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म की हमारी बात हो रही थी। तो उसमें हमने बात की कि इंडिया के सेक्युलरिज्म पे क्या क्या आरोप लगते हैं कि एंटी रिलीजियस है। नहीं भैया, एंटी रिलीजियस नहीं है। क्या है, एंटी रिलीजियस नहीं होके उस इंडियन सेक्युलरिज्म ने तो क्या करा है, सबको आइडेंटिटी दी है। ठीक है, फिर दूसरा इंटरवेंशनिस्ट, क्या हम इंटरवेंशनिस्ट है तो कोएरेसिव इंटरवेंशन नहीं है। इंटरवेंशन क्यों किया जा रहा है, ताकि रिलीजन में हम लोग रिफॉर्म कर सके। क्या इंडियन सेक्युलरिज्म माइनॉरिटी को फेवर करता है, तो हम माइनॉरिटी को कोई हम बहुत ज्यादा ऐसा मत समझो कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। हम उनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा में जाके चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कम है नंबर में। हमको उनके कल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करना है तो अपने को उनके लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा में करनी होगी। इसके बाद में इंडियन सेक्युलरिज्म पे वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगता है। तो मैंने बताया कि हाँ, ये चीजें हो सकती है, लेकिन क्या होता है, पॉलिटिशियंस तो वोट मांगेंगे ही। अब वो हमको ध्यान रखना है कि वो रिलीजन के टर्म्स पे वोट मांग रहे हैं या पॉलिसी के टर्म्स में। और अगर मान लो पॉलिटिशियन माइनॉरिटी को अपीज भी कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी को जब वो एक तरीके से रैली में कुछ माइनॉरिटी के फेवर में बात बोल रहे हैं, तो ये माइनॉरिटी को ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने वो बात बोली तो बात वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम बिल्कुल उस पॉलिटिशियन को क्या कर सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या इंडियन सेक्युलरिज्म एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में वर्ल्ड हमें देख रहा है। ठीक है, वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया में कैसे सेक्युलरिज्म अच्छे से काम कर रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले मैंने आपको सेक्युलरिज्म का मतलब बताया, हमने इंट्रा रिलीजन और इंटर रिलीजन को देखा, डोमिनेशन को देखा, सेक्युलर स्टेट को देखा, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को देखा, इंडियन सेक्युलरिज्म को देखा, टर्की के एग्जाम्पल को देखा। उसके बाद में इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो देखे। क्रिटिसिज्म में ज्यादा टाइम स्ट्रेच क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ये वही वाली चीजें हैं, जैसे एक वेस्टर्न इंपोर्ट वाला टॉपिक छूट गया क्रिटिसिज्म में। ठीक है, कि क्या इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न इंपोर्ट है, तो आप इसमें ऑलरेडी जो पढ़ा है इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का डिफरेंस लिख के आ सकते हो। तो आपको आंसर राइटिंग की कला आनी चाहिए और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं, क्या कहता हूं कि चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। पॉलिटिकल साइंस में सिद्धार्थ पटेल है तो डरने की क्या है बात। आराम से कमेंट सेक्शन में जरूर चीजें बताया करो, अच्छी लगी हो तो जरूर बताया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स में डेली बेसिस पे रीड करता हूं और वो सॉर्ट ऑफ एक मोटिवेशन देते हैं। तो मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब एक नए वन शॉट रिवीजन के साथ। वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी पॉलिटिकल थ्योरी के कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलूंगा, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए धमाकेदार लेके आऊंगा। सो मुलाकात होगी अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।